हेलो फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विशाल चौहान और हिस्ट्री की अपनी इस सीरीज में आज मैं एक नया सेशन लेकर आया हूं आपके सामने, जो कि है मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए एक खबर लेकर आया हूं। अगर यूपीएससी एस्पायरेंट्स एक योजनाबद्ध तरीके से एक वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल बैलेंस्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू उनके लिए लेकर आया है अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी आईक्यू की लर्निंग एप्लीकेशन पर एक स्मार्ट कोर्स, जिसको यूपीएससी के एस्पायरेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस स्मार्ट कोर्स में उनको यूपीएससी से जुड़े हुए हर एक सब्जेक्ट की 1300 से प्लस जो है वो वीडियोस अवेलेबल है, प्लस डेली क्विजेज, डेली जो है वो करंट अफेयर्स के एनालिसिस, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रिपरेशन से रिलेटेड बच्चों को मिल जाएंगी इस एप्लीकेशन पे। जो बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी के लिए वो ज़रूर चेकआउट करें इस एप्लीकेशन को। आइए अब बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। जैसा कि मैंने कहा कि आज हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, और मैंने कहा कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हम ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि एंशिएंट से मेडिवल कब शुरू हुआ, मेडिवल के बाद मॉडर्न कब शुरू हुआ। इतिहासकारों में अभी भी इस मुद्दे को लेकर, इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर बहस है कि ट्रांजिशनल समय किसको सेट किया जाए। तो एंशिएंट से मॉडर्न एज, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं और अगर स्पेसिफिकली यूरोप की बात की जाए तो यूरोप के इतिहासकार यूरोप के मध्यकाल से मॉडर्न काल को, मॉडर्न काल में जो चेंज हुआ है ये ट्रांजिशन जो हुई है, इसके लिए वो साल मानते हैं 1453, या जनरली बोला जाए तो 15वीं शताब्दी के मिड 15 सेंचुरी के जो डेकेड्स है वहां पर जो है वो मॉडर्न एज शुरू हुआ है यूरोप में। अब उसी आधार पर भारतीय कुछ इतिहासकारों ने ये क्लेम किया है कि भारत में भी मॉडर्न एज इसी हिसाब से इसी समय के आसपास शुरू होना चाहिए। या आप ये बोल सकते हैं कि जो यूरोप में मॉडर्न एज शुरू हुआ है उसका इंपैक्ट जो है वो भारत पे किस तरह है। क्योंकि भारत में अभी भी क्या चल रहा है, मेडिवल पीरियड चल रहा है, और वो कब तक चलता रहेगा, 18वीं शताब्दी के मध्य तक या 18वीं शताब्दी तक। इतिहासकारों में अभी भी इसको लेकर अभी एक मत नहीं बना है कि भारत में मध्यकालीन समय कब खत्म हुआ। बहरहाल पॉइंट ये है कि ये जो ट्रांजिशन है ये इतिहासकारों को क्लियर नहीं है। लोग ये जो गाइड बुक्स होती हैं उनमें क्लैरिटी से लिख देते हैं कि मेडिवल पीरियड यहाँ से शुरू है, एंशिएंट यहाँ से शुरू है, मॉडर्न यहाँ से शुरू है, लेकिन जो हार्डकोर इतिहासकार हैं वो लोग इस चीज पे अभी क्लैरिटी अपनी नहीं दे पाए हैं। एक ब्रैकेट क्रिएट कर दिया है, लाइक भारत में जो मॉडर्न पीरियड है और मेडिवल का खत्म होगा वो होगा आपका 18वीं शताब्दी में कहीं, राइट। सो देयर इज नो क्लैरिटी कि कब हुआ है। नाउ आज के टॉपिक में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं एक मैप के माध्यम से। तो ये जो मैप आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इस मैप में आप ध्यान से देखिए, जो रेड लाइंस हैं वो दिखेंगी आपको जमीनी ट्रेड का मार्ग है। वो जमीनी ट्रेड देख रहे हैं आप, चाइना से आता हुआ जो सेंट्रल एशिया है वहां से मूव करके फिर मिडल ईस्ट से मूव करके वो यूरोप की तरफ जा रहा है जमीनी मार्ग से। उसके अलावा भारत में जमीनी मार्ग जो है वो वही कश्मीर के रास्ते, फिर राजस्थान के रास्ते या सिंध नदी के रास्ते। एक रास्ता सिंध के साइड है, एक इंडिया से भी आता है जो राजस्थान गुजरात से, लेकिन जमीनी मार्ग है ये। उसके अलावा भारत में असम के रास्ते जो है वो बंगाल की तरफ मूव कर रहा है, ये जमीनी मार्ग है। ये जो जितने भी ब्लू लाइंस हैं ये सारी आप समझ रहे हैं, ये सारे जो है वो सी राउट्स हैं। तो भारत में देख रहे हैं आप, जो साउथ ईस्ट एशिया है उससे आ रहा है सी राउट सारा का सारा। भारत में कहां पर आके इकट्ठा हो रहा है, बंगाल के एरिया में। उसी तरह गुजरात से सी राउट जो है वो अरब की तरफ जा रहा है। तो अरब की तरफ आप जाते हुए आराम से देख सकते हैं बिल्कुल कि सऊदी अरेबिया में, और रेड सी के रास्ते इजिप्ट से, और इजिप्ट से फिर कुछ दूरी तक फिर से रेड लाइन आ गई, दैट मीन्स जमीनी रास्ता, और फिर से वो मेडिटेरेनियन सी में जो समुद्री रास्ता है उसके माध्यम से यूरोप में कनेक्ट हो रहा है। और यूरोप में मुख्यतः कहां जा रहा है, ध्यान से देखिए, यूरोप में जा रहा है इटली में। इटली का जो पेनिनसुला है वहां पर कनेक्ट हो रहा है ये सी ट्रेड का राउट। और जो जमीनी मार्ग है वो आप देख पा रहे हैं, जहां पर लाल मार्ग खत्म हुआ फिर वहां से जो है वो
फिर से समुद्री मार्ग शुरू हुआ और वो भी इटली से कनेक्ट हो रहा है। सो दैट मीन्स यूरोप में इटली के जो व्यापारी है वो मुख्यतः जो ईस्ट का व्यापार है वो कलेक्ट कर रहे हैं अपने पास और फिर यूरोप में एक एज अ मध्यस्थ का काम कर रहे हैं, एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं यूरोप में। कौन? इटली के व्यापारी। सो दैट मीन्स इटली के व्यापारियों के पास मोनोपोली क्रिएट करने की पूरी पूरी संभावना है। तो आज हमें यह समझना है कि यह ट्रेड राउट का ही गेम है सारा, व्यापार के आधार पर ही सारा का सारा इकोनॉमी बटा है दुनिया का। यह चीज आपको जितनी जल्दी समझ आए उतना बेहतर रहेगा, राइट। सो व्यापार के आधार पर भी, केवल इकोनॉमी नहीं, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो भी, कि व्यापार कैसा था उस हिसाब से जो है वो पॉलिटिकल एक्सपेंशन हुआ। सो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या पॉलिटिकल सिचुएशंस बन गई कि यूरोपियों को भारत अफ्रीका से घूमकर आना पड़ा और ये जो एंशियंट रूट्स हैं इनका महत्व नहीं रह गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1453 में ऑटोमन एम्पायर के शासक मेहमद II ने बैजेंटीन रोमन एम्पायर के शासक कॉन्स्टेंटीन 11 को कॉन्स्टेंटीन शहर में परास्त किया और ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में आ गया कॉन्स्टेंटीन का किला और कॉन्स्टेंटीन का पूरा एरिया, यानी बैजेंटीन एम्पायर को, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी जिसे कहा जाता है, अंततः वो भी खत्म हो गया। जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है वो तो पहले ही 6ठी शताब्दी में खत्म कर दिया गया था, लेकिन जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो उसके बाद बचा था वो 1453 में जाकर ऑटोमन एम्पायर ने उसको जीत लिया। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं जो ये हल्का सा लाल मार्ग है, ये बिल्कुल कैस्पियन सी के साइड में हल्का सा जो लाल मार्ग आप देख पा रहे हैं ये एक्चुअली कॉन्स्टेंटीन का रीजन है। सो दैट मीन्स ये जो इसके हाथ में एरिया है वो डिक्टेट करेगा कि जो जमीनी मार्ग से आने वाला जितना भी ट्रेड है वो मेडिटेरेनियन किसके हाथ से जाएगा। दैट मीन्स अगर यहां पर कोई क्रिश्चियन बैठा है तो वो यूरोप के अन्य क्रिश्चियन राज्यों को बहुत अच्छे दाम में सामान बेचेगा, और जिसके हाथ में कॉन्स्टेंटिनोपल का किला है वो बहुत आसानी से इजिप्ट के ट्रेड को भी अपने कंट्रोल में ला सकता है। दैट मीन्स लाल सागर के बाद, अभी यहां पर सुएज नहर तो बनी नहीं है, तो लाल सागर के बाद का जितना भी हिस्सा है जो कि पहले जमीनी मार्ग से जुड़ा है और फिर नील नदी के रास्ते समुद्री मार्ग से, अगर वहां पर बैजेंटीन एम्पायर के शासक अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो लाल सागर के रास्ते जो भी ट्रेड आएगा और वो मेडिटेरेनियन सागर में जाएगा और फिर वो यूरोप जाएगा, सो वो उस पर कंट्रोल क्रिश्चियंस का रहेगा। तो यहां पर हमें सबसे पहले तो ये चीज एस्टेब्लिश करनी है कि इस रीजन में, दुनिया के इस रीजन में यहां पर जो लड़ाई है ट्रेड की वो दो मुख्य धर्मों के बीच में है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में। और ये जो लड़ाई है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की, यही लड़ाई वो लेकर भारत में आ गए। इसी लड़ाई की वजह से जो है वो एक्सपेंशन भारत तक पहुंचा। ये इस तरह बोला जाए कि यूरोपियों को भारत स्वयं आना पड़ा। क्यों? क्योंकि ग्रीक्स के समय से ही और फिर रोमन्स के समय से ही भारत के साथ डायरेक्ट लिंक थे ट्रेड के जमीनी मार्ग से, किसके? यूरोपियों के। लेकिन जैसे कि मैंने कहा 6ठी शताब्दी में जिस तरह अरबियों ने एक्सपेंड किया और उन्होंने फारस और तुर्की के क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लिया, तो जो डायरेक्ट ट्रेड राउट है यूरोप का वो कट गया। सो अब मध्यस्थता जो है वो किसने निभानी शुरू करी? अरेबियंस ने। तो मुस्लिम्स का क्रिश्चियनिटी के साथ जो है वो शुरुआत से ही झगड़ा है, जब से ये दोनों धर्म एस्टेब्लिश हुए, राइट। सो जो मुस्लिम व्यापारी है वो जो ईसाई व्यापारी है उनको बहुत अधिक दाम में सामान बेचते हैं। दैट मीन्स मुस्लिम से सामान खरीदना बहुत मुश्किल पड़ता है। और ईसाइयों में भी मोनोपोली किसकी है? इटालियंस की। दैट मीन्स अगर कोई व्यक्ति फ्रांस में बैठा है या इंग्लैंड में बैठा है और उसको अगर भारत या साउथ ईस्ट एशिया या चाइना से आने वाली जो प्रोड्यूस है, जैसे कि फाइन क्वालिटी का कॉटन और सिल्क और जितने भी इतने तरह के मसाले हैं, अगर उन सब सामग्रियों को अगर खरीदना है किसी सामंत को, फ्रांस के या स्पेन के या पोर्टुगल के या इंग्लैंड के, तो उनको सबसे पहले किससे डील करना पड़ेगा? इटालियन वेनिस या जेनोवा के ट्रेडर से।
इटालियन और वेनिस के ट्रेडर्स को किससे किससे डील करना पड़ेगा? अगर बैजेंटीन एम्पायर जिंदा है तो बैजेंटीन एम्पायर से, अगर वो जिंदा नहीं है तो फिर अरबियों से या फारसियों से डील करना पड़ेगा, ऑटोमन तुर्कों से डील करना पड़ेगा, राइट। सो दैट मीन्स यहां पर मध्यस्थ बहुत सारे हो जाते हैं, और जिस भी ट्रेड में मिडल मैन बढ़ जाते हैं तो उनका कमीशन बढ़ जाता है, और जो भी कॉमोडिटी है उसका रेट ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है। तो यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है कि भारत और साउथ ईस्ट एशिया से आने वाला ट्रेड लाल सागर के रास्ते, मेडिटेरेनियन सी के रास्ते यूरोप पहुंचता है। तो जिसके कंट्रोल में ये लाल सागर और मेडिटेरेनियन सी का ट्रेड होगा और यहाँ के ट्रेडिंग पोर्ट होंगे, उसके कंट्रोल में साउथ ईस्ट एशिया से आने वाला जितना भी समुद्री मार्ग का ट्रेड है वो है। दूसरी चीज, जिसके भी कंट्रोल में ये जमीनी मार्ग होगा, जो कि प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, इराक, ईरान वाला है, और तुर्की वाला, जिसके कंट्रोल में ये जमीनी मार्ग होगा, उसके कंट्रोल में जो चाइना से पुराना सिल्क रूट है और जो भारत से आने वाला ट्रेड है वो उसके कंट्रोल में होगा। दैट मीन्स बैजेंटीन एक ऐसी पोजीशन थी, बैजेंटीन एम्पायर की, जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो शहर है वो ऐसी पोजीशन थी जहां से जमीनी मार्ग और समुद्री मार्ग दोनों वो कंट्रोल में रखते थे। और 1453 में जब मेहमद II ने कॉन्स्टेंटीन 11 को हराया और कॉन्स्टेंटिनोपल अपने कंट्रोल में लिया, तो वो जमीनी मार्ग और वो समुद्री मार्ग दोनों ऑटोमन तुर्कों के हाथ में आ गए, और दैट मीन्स इस्लाम का कंट्रोल आ गया इस पूरे ट्रेड रूट पे। तो अब वेनिस और जेनोवा के जो ट्रेडर्स हैं उनको सामान 10 गुना रेट पर मिलना शुरू हो गया। दैट मीन्स व्यापार में हो गया घाटा। और वैसे तो वो मध्यस्थ हैं, अगर वो 10 गुना रेट पे खरीद रहे हैं तो वो 12 गुना या 15 गुना रेट पे बेचेंगे, अपना मुनाफा भी तो निकालना है उन्हें, राइट। दैट मीन्स जो स्पेन या पुर्तगाल या उस समय का फ्रांस या जर्मैनिक रीजन है, या ऊपर डेनिश है, स्वीडिश है, नॉर्डिक रीजन है, और जो एंग्लो है मतलब इंग्लिश है, जो वहां पर द्वीप, अन्य जो द्वीप हैं, उन सब को अगर ये सामान चाहिए तो उनको वेनिस या जेनोवा की जो ट्रेडर्स हैं उनकी मोनोपोली है, उनसे खरीदना पड़ेगा, यानी इटालियन ट्रेडर से खरीदना पड़ेगा, और इटालियन ट्रेडर से खरीदने में भी उनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है वो सामान। दैट मीन्स अब उन्हें ना ही वो चाहते हैं कि हम ना ही ट्रेड करें जेनोवा के ट्रेडर्स के साथ यानी इटालियंस के साथ, और ना ही हम ट्रेड करें अरबियों के साथ या फारसियों के साथ यानी कि इस्लाम के साथ भी। अब वो चाहते हैं कि हम कोई खुद का रूट ढूंढ लें अफ्रीका को घूम के। वो ये जानते हैं कि अफ्रीका को घूम के पार करके जाएंगे तो इंडिया मिल जाएगा आपको, यहां पर सी रूट है, ये यूरोपीय समझते हैं, लेकिन वो सी रूट आज तक किसी ने पार किया नहीं, राइट। लाल सागर के रास्ते भारत बहुत यूरोपीय पहुंचे हैं, बहुत ग्रीक, बहुत रोमन लाल सागर के रास्ते पहुंचे हैं, लेकिन अफ्रीका पार करके कोई नहीं पहुंचा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह पुर्तगाल और स्पेन के जो नाविक हैं उनके बीच में कैसे होड़ बनी, और कैसे उन्होंने एक ट्रीटी करी कि अटलांटिक महासागर का जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि जो इस समय नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, अगर अटलांटिक महासागर को मैं बीच की रेखा मानूं, ये ईस्ट, और अगर इसको मैं वेस्ट मानूं, तो जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला जो एरिया अभी मिलना बाकी था, स्पेन ने उसको अपने लिए रखा, और पुर्तगालियों ने ये ट्रीटी करी कि ईस्ट की साइड वो ट्रेड करेंगे। ये एक अंडरस्टैंडिंग जनरेट हुई स्पेन और पुर्तगालियों के बीच में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस समय पुर्तगाल के हाथ में जो है वो क्रिश्चियनडोम को एक्सपेंड करने की चाबी है। मैं आपको समझाऊंगा किसने दी वो क्रिश्चियनडोम को एक्सपेंड करने की चाबी। पोप ने ही दी। पोप इस समय वेटिकन में, राइट। सो दैट मीन्स यहां पर सारा गेम धर्म और बिजनेस इकोनॉमी को सेट किया जाता है, और धर्म का, क्रिश्चियनडोम का या क्रिश्चियनिटी का किस तरह यूज किया गया, या जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि किस तरह जिहाद करके एक्सपेंड किया था अरबियों ने या फारसियों ने, उसी तरह क्रिश्चियनिटी ने क्रूसेड्स का यूज कैसे किया है, और क्रिश्चियनिटी को एक्सपेंड करने का जो टेरर और जो वेपन यूज किया पुर्तगालियों ने, आज हम उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हमने यहां पर समझा कि किस तरह ट्रेड मोनोपोली ऑटोमन एम्पायर की एस्टेब्लिश हो गई, राइट, साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड के साथ, और उस ट्रेड मोनोपोली को तोड़ने के लिए अब कोई अल्टरनेटिव ट्रेड राउट ढूंढना चाहते हैं जो कि सी के माध्यम से मिल जाए। किसको? स्पेनिश या पुर्तगीज। वैसे तो पुर्तगीज को, या अन्य भी तो बाकी सारे यूरोपीय देश भी तो इसी काम में लगेंगे, इसी होड़ में लगे रहेंगे। तो हमें आज वही समझना है, राइट। सो आइए अब बढ़ते हैं अगली इस स्लाइड के माध्यम से, समझते हैं कि किस तरह पुर्तगालियों ने इंडिया में एक्सपेंड किया। सो
जैसे कि आप देख पा रहे हैं, द क्वेस्ट फॉर डिस्कवरी ऑफ सी राउट्स टू इंडिया। सबसे पहला पॉइंट है, इन 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल फेल टू द ऑटोमन तुर्क्स। ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, और किस तरह जो है वो अरब या मुस्लिम्स के कंट्रोल में सारा ट्रेड आ गया, और जो मर्चेंडाइज है जो भारत या साउथ ईस्ट एशिया से आएगी यूरोपियन मार्केट के लिए, वो अब अरब इंटरमीडिएटरी से खरीदनी पड़ेगी, जो कि उनको मंजूर नहीं था, क्योंकि पहली बात तो अरब उनके धार्मिक दुश्मन थे, और दूसरी बात अरब उनको इस धार्मिक दुश्मनी के बेसिस पर बहुत महंगा सामान चिपका रहे थे, आप कह सकते हैं, राइट। क्योंकि उनको खरीदना पड़ रहा था, दे हैव नो अदर चॉइस। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ खास मसाले उगते नहीं है, और एक बार उनको मसाले और फाइन कपड़े की आदत लग गई, उसके बाद अब यूरोपीय कुछ कर नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि सामंतवाद अभी फैला हुआ था यूरोप में, और धीरे धीरे यूरोप में अब पूंजीवाद फैलना शुरू हुआ था। अब यहां पर सामंतवाद से पूंजीवाद का जो ट्रांजिशन है, मैं आज आपको समझाऊंगा कि ऐसी क्या घटनाएं घटी। कॉन्स्टेंटिनोपल में ऑटोमन तुर्कों की जीत की वजह से यूरोप में रेनेसांस क्यों आया, यह भी मैं आज आपको पॉइंट क्लियर कर दूंगा। खैर, यहां पर देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, रेड सी ट्रेड। जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया था, रेड सी ट्रेड रूट एंड लैंड रूट्स टू इंडिया वर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय अरब्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इन द सर्कमस्टांसेस द यूरोपियंस वर कीन टू फाइंड अ डायरेक्ट सी रूट। नेक्स्ट, 15th century यूरोप was gripped by spirit of renaissance with its call for exploration। अब ये रेनेसांस यानी कि पुनर्जागरण कैसे फैला यूरोप में, मैं आपको समझाता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि 1453 में मेहमद सेकंड ने कॉन्स्टेंटिनोपल अपने कंट्रोल में ले लिया, और वो क्या था, वो एक इस मुस्लिम लीडर था। लेकिन मेहमद सेकंड ने जब कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर एंटर किया ना, तो उसने वहां पर कत्लेआम नहीं किया, उसने उन सारे यूरोपीय क्रिश्चियंस को जाने दिया। इनफैक्ट उनके लिए उसने एग्जिट रूट जो है वो अरेंज किया। बहुत सारे लोग मारे भी गए, ऐसा नहीं है, लेकिन काफी सारे लोगों को उसने जाने दिया। और आपको एक बात यहां पर समझनी पड़ेगी कि ऑटोमन तुर्कों के समय, यानी कि लगभग 15वीं शताब्दी तक टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस इस्लाम के पास थी। 15वीं शताब्दी के बाद टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस धीरे धीरे यूरोपीय शक्तियों के पास गई। अभी तक मोस्ट, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी सबसे एडवांस जो है वो कौन थे, इस्लामिक, यानी कि इस समय बड़ी शक्ति है ऑटोमन तुर्क। तो मैं ऑटोमन्स का नाम लेता हूं। सो एडमिनिस्ट्रेशन में भी सबसे स्ट्रांग ऑटोमन्स है, इकोनॉमी एस्टेब्लिश करने में भी सबसे स्ट्रांग ऑटोमन्स है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी सबसे ज्यादा ऑटोमन्स के पास है, राइट। सो दैट मीन्स जो बैजेंटीन एम्पायर के जो क्रिश्चियन लोग थे, वो ऑटोमन्स या तुर्कियों या अन्य अरबी फारसियों कल्चर और चाइनीज और भारतीयों के कॉन्टेक्ट में रहते थे फर्स्ट हैंड, राइट। दैट मीन्स उनके पास सारी टेक्नोलॉजीज आती थी उनकी, यानी कि वो टेक्नोलॉजिकल और व्यवहार और विचार के बेसिस पे एडवांस थे एज कंपेयर टू यूरोप में वेटिकन द्वारा स्थापित जो कैथोलिक चर्च है, और जो कैथोलिक चर्च की गिरफ्त में जो पूरा का पूरा यूरोप था, और उनकी जो रूढ़िवादी सोच की वजह से जो यूरोप की शक्तियां अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रही थी, टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहां पर यह था कि अगर कोई साइंस की बातें कर रहा है तो उसको विच घोषित करके उसको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। तो जो चर्च है उसने जितने भी साइंटिफिक फिनोमेनाज को वो मिथिकल प्रूव करने में लग रहते थे। कोई भी चीज अगर लाइक मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन की वजह से अगर किसी कंपाउंड का कलर चेंज हो रहा है, तो उसको वो जादू बता देते हैं, वो कहते हैं ये तो क्राइस्ट कर रहा है, साफ साफ देखो। तो कहने का मतलब बिल्कुल भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं होने दी जा रही थी यूरोप में। लेकिन जब बैजेंटीन एम्पायर से क्रिश्चियंस लोग मूव करके इटली पहुंचे, तो वहां पर जाके उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि ये कौन सी क्रिश्चियनिटी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, हम भी तो क्रिश्चियंस हैं, और हमें तो कुछ नहीं हुआ, हमें तो साल्वेशन मिल रहा है प्रॉपर, हम तो टेक्नोलॉजी का और इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो बहुत बेहतरीन विचारधारा में रहकर आए हैं, राइट। क्योंकि जो ऑटोमन है उनकी सोसाइटी भी काफी बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर्ड थी, राइट। और ट्रेड बहुत बेहतरीन तरीके से करते थे वो लोग, वॉरफेयर में काफी एडवांस थे, और काफी एडवांसमेंट थी एज कंपेयर टू यूरोप। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि जो मध्यकालीन, अगर आप बोलेंगे टेक्नोलॉजी के टर्म्स में, या एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म्स में, या इकोनॉमी बैलेंस करने के टर्म्स में, मध्यकालीन समय में वर्ल्ड डोमिनेशन किसका था, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं इस्लामिक कंट्रीज का। लेकिन जैसे ही वो लोग रेनेसांस, या जितने रेनेसांस जैसे ही यूरोप में शुरू हुआ, और वो क्यों हुआ, क्योंकि जो बैजेंटीन एम्पायर से क्रिश्चियंस मूव करके गए यूरोप में, और उन्होंने वहां जाकर जब समझाया लोगों की देखो क्रिश्चियनिटी फॉलो करो, और इस तरह आप सारी टेक्नोलॉजी को भी अप्लाई करो,
और उसी समय प्रिंटिंग प्रेस का जो इजाद हुआ और लोगों को पढ़ने के लिए सारे आइडियाज जगह जगह पर पहुंचे, तो लोगों के पास जो दिमाग था उस दिमाग को लोग यूज करना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि अभी तक डर था कि अगर आप किसी तरह का साइंटिफिक कोई, अगर खासकर फीमेल्स अगर कोई साइंटिफिक पाथ को फॉलो करती हैं तो वो विच हैं, मतलब उनको विच घोषित करके, यानी कि डायन या चुड़ैल घोषित करके उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, वो भी पब्लिकली चर्च द्वारा, राइट। सो इस जितने भी रूढ़िवादी सोच है इससे बाहर निकले यूरोपीय लोग, रेनेसांस आया यूरोप में, नई विचारधारा आई, एक मध्य वर्ग का डेवलपमेंट हुआ। जो सामंतवादी लोग हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कुछ सेशंस में बताया है कि जो जितनी भी पुरोहित क्लास होती है वो रूलिंग क्लास को पावर देती है, और जो रूलिंग क्लास होती है वो पुरोहित क्लास को पावर देती है। तो सामंतवाद के ये दो बेसिक पिलर हैं। अब जो पुरोहित क्लास है वो समाज को भरने नहीं देती, जो रूलिंग क्लास है वो भी समाज को भरने नहीं देता, तो समाज को वो एक्सप्लॉइट करते हैं और दोनों वो एंजॉय करते हैं, वो दो क्लासेस एंजॉय करती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आती गई, सामंतवाद का धीरे धीरे अंत होता गया और पूंजीवाद यूरोप में शुरू होता गया। इससे एक मध्यम वर्ग डेवलप हुआ। क्यों? क्योंकि पूंजीवादों के लिए या पूंजीवादियों के लिए क्या चाहिए? उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए कच्चा माल चाहिए और बेचने के लिए चाहिए मार्केट। और मार्केट कौन है? मिडिल क्लास जो है वो सबसे बड़ी मार्केट होती है। दैट मीन्स सबसे पहले उन्होंने यूरोप में मिडिल क्लास क्रिएट करी, तो सबसे पहले आपको मिडिल क्लास यूरोप में दिखेगी। और अगर स्वाभाविक तौर पे देखें तो अगर इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, या इस तरह बोला जाए कि अगर इंग्लैंड में सामंतवाद खत्म होकर वहां पर अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सेटल होनी शुरू हुई, तो मिडिल क्लास वहां पर डेवलप हुई है सबसे पहले। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि यूरोप में रेनेसांस आया, नई विचारधारा आई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना शुरू हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का इजाद हुआ, लोगों को आइडियाज पढ़ने को मिले, लोगों ने दिमाग चलाना शुरू किया और नए नए इन्वेंशन होने शुरू हुए। नए नए इन्वेंशन होने शुरू हुए तो कृषि में भी वृद्धि हुई, राइट। नए नए इन्वेंशन शुरू हुए तो ट्रेड के राउट्स को ढूंढने के लिए समुद्री रास्ता चाहिए। समुद्री रास्ते के लिए आपको क्या चाहिए? बेहतर शिप्स चाहिए, तो बेटर शिप बिल्डिंग शुरू हुई, राइट। उसके अलावा अगर आपको समंदर में खोना नहीं है तो आपको कंपस चाहिए, तो बेहतर तरीके की नेविगेशन डिवाइसेस बननी शुरू हुई, कंपस बनने शुरू हुए अलग अलग तरीके के। तो रेनेसांस के आने की वजह से, रेनेसांस क्यों आया? क्योंकि 1453 से वहां से जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, लर्नड पीपल हैं, वो यूरोप आ गए और उन्होंने लोगों को जागृत किया, और वो जागृति पाकर लोगों ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट शुरू करी। और किस तरह की एडवांसमेंट हुई? कृषि के फील्ड में, इकोनॉमी के फील्ड में, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के फील्ड में। और जैसे कि आपने सुना है कि आवश्यकता ही क्या होती है? डिस्कवरी की जननी होती है, राइट। डिस्कवरी करने के लिए या कुछ इन्वेंशन क्रिएट करने के लिए आपको आवश्यकता चाहिए होती है ना। कोई आवश्यकता ना हो, व्यर्थ में थोड़ी कोई इन्वेंशन करता है। तो आवश्यकता क्या थी इस समय? लंबी अटलांटिक महासागर को पार करना है। अटलांटिक महासागर में तूफान आते हैं बहुत भयंकर, और हिंद महासागर को पार करना, उसमें भी तूफान आते हैं। सो दैट मीन्स आपको मानसून के भरोसे रहने वाली, क्योंकि भारत अभी तक जो भारतीय उपमहाद्वीप में ट्रेड होता है लाल सागर या उसके अलावा जो अरब सागर है उसमें, वो मानसून के भरोसे होता है। लेकिन अब आपको पोत वाली यानी कि सेल वाली बड़ी बड़ी शिप बनानी पड़ेंगी और जो समंदर में ट्रेवल कर सके। तो इसके लिए शिप बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांसमेंट हुई, प्लस उसके अलावा नेविगेशन के फील्ड में एडवांसमेंट हुई, टेक्नोलॉजी कृषि के फील्ड में जो है वो नए नए कृषि करने के तरीके आए। इससे क्या हुआ? इससे प्रोडक्शन बढ़ गई। प्रोडक्शन बढ़ गई तो पैसा बढ़ गया लोगों के पास, तो अब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। तो अब स्पेन और पुर्तगाल जो है वो इनके हाथ में कंट्रोल था, और वो कंट्रोल किसने दिया आइए देखते हैं। सो पोप ने, यहां पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, पुर्तगाल had assumed the leadership in Christendom resistance to Islam या Ottoman Turk, even as it had taken on itself the spirit of exploration that had characterized the Genoese. सो जेनोवीज लोगों ने पुर्तगालियों को बोला कि अगर शिप बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास नहीं है तो हम तुम्हें देते हैं। जेनोवीज लोगों ने बताया कि इटालियन लोगों ने पुर्तगाल के लोगों को शिप बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी। क्यों? क्योंकि इटली में सबसे पहले आए थे वो लोग, तो वहां पर जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिलेटिवली पहले हुआ। जेनोवीज लोगों ने पुर्तगालियों को दी। प्लस उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि पोप निकोलस 5 ने प्रिंस हेनरी, अब पुर्तगाल के एक प्रिंस थे जिनका जुनून था कि मुझे समंदर को नेविगेट करना है, मुझे पार करके ईस्ट के साथ जो है वो समुद्री रास्ता कनेक्ट करना है, इसलिए उसको एक निकनेम मिला हुआ था नेविगेटर।
ठीक है। प्रिंस पोप निकोलस V ने प्रिंस हेनरी को एक बुल, एक सांड जो है वो गिफ्ट किया 1454 में, एक रिप्रेजेंटेशन की तरह, जिसमें उन्होंने कहा कि तुम्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम इस सी वोयाज पे जाओ और यूरोप को कनेक्ट करो ईस्ट के साथ समुद्री मार्ग से, ये जिम्मेदारी तुम्हारी रही। सो दैट मींस यहां पर क्रिश्चियनडोम को फैलाने की जिम्मेदारी किसको मिल गई? पुर्तगालियों को मिल गई, राइट। उसके बाद देखेंगे 1487 में एक पोर्तुगीज नेविगेटर है बार्थोलोम्यू डियाज, वो केप ऑफ गुड होप तक, अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप तक पहुंच पाया। अब केप ऑफ गुड होप जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दक्षिणी छोर पर है। तो स्पेन से चला वो और केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया किसी ना किसी तरह। वहां पर जाकर उसके मन में जो है वो डाउट्स आए कि आगे मैं जाऊंगा, मर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि हिंद महासागर बहुत खतरनाक मौसम है हिंद महासागर का, और उसको मॉनसून की जानकारी भी नहीं है कि मॉनसून का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो बार्थोलोम्यू डियाज जो है वो वापस आ गया लिस्बन। अब लिस्बन आकर जो है वो काफी समय वहीं रहा, और ये वही बार्थोलोम्यू डियाज है जिसने ब्राजील की खोज करी थी कुछ सालों पहले। तो हमें कोई 10 साल बाद 1487 के बाद देखने को मिलता है कि एक और पुर्तगीज नेविगेटर भारत कैसे ना कैसे करके पहुंच ही जाता है, और उसका नाम है, आप देख पा रहे हैं क्या? वास्को ड गामा। तो पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, 17 मई 1948 वास्को ड गामा कैलिकट आया। वास्को ड गामा कैलिकट कैसे पहुंचा? केप ऑफ गुड होप का रास्ता जो है वो पहले ऑलरेडी मिल चुका था पुर्तगीज को, केप ऑफ गुड होप तक वो आया, और केप ऑफ गुड होप में वो कुछ समय जब रहा तो उसको पता चला कि जो अरबी और फारसी हैं सऊदी अरेबिया या इजिप्ट के, या उसके अलावा भारत के गुजरात क्षेत्र के, या जो भारत के जो भी मालाबार कोस्ट के जो ट्रेडर्स हैं, वो साउथ अफ्रीका तक ट्रेड करते हैं, किसी ना किसी रूप में वो यहां तक पहुंचते हैं, राइट। आप खुले समंदर में नहीं जा सकते, अभी खुले समंदर में जाने का हुनर किसी के पास नहीं था, राइट। अभी मॉनसून का इस्तेमाल करते हुए पोर्ट टू पोर्ट मूव किया जाता था। मैं आपको एक मैप के माध्यम से दिखाऊंगा कैसे पोर्ट टू पोर्ट मूव किया जाता है और मॉनसून का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। सो यहां पर पता चला वास्को डी गामा को कि कुछ ऐसे नाविक हैं जो उसको ले जा सकते हैं भारत तक। तो उसको एक गुजराती नाविक मिला अब्दुल माजिद के नाम से, और उस गुजराती नाविक ने वास्को डी गामा को भारत तक के लिए नेविगेशन करवाया। भारत वास्को डी गामा पहुंचा। वास्को डी गामा भारत जब पहुंचा तो वो कैलिकट नाम की एक जगह पर पहुंचा, जहां पर एक हिंदू रूलर रूल कर रहा था जिसका नाम था जमोरिन। और जमोरिन ने वास्को डी गामा का खुली बाहों से स्वागत किया। क्यों नहीं करेगा जमोरिन? जमोरिन क्या करने बैठा हुआ है वहां पर? ट्रेड करने बैठा हुआ है। जमोरिन किसके साथ ट्रेड करता होगा? अरबियों के साथ ट्रेड करता है, राइट। तो जमोरिन के लिए तो अच्छा ही है, अगर अरबी आ रहे हैं उसकी जगह अगर अंग्रेज भी आ जाए। उसने सुना होगा, जमोरिन भली भांति जानता होगा कि अंग्रेज कौन है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि लाल सागर के रास्ते अंग्रेज भारत आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों को भारत के बारे में नहीं पता था। जब मैं अंग्रेज शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं यूरोपियों की बात कर रहा हूं, राइट। वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन चलो यूरोपियों, ऐसा नहीं है कि यूरोपियंस को भारत के बारे में नहीं पता था, अच्छे से पता था, राइट। तो लेकिन कोई डायरेक्ट सी रूट से नहीं आया था। पहली बार जब वास्को डी गामा आया, 3 शिप्स लेकर आया वो, और वास्को डी गामा पहली बार जब भारत आया, जमोरिन ने उसका स्वागत किया। लेकिन जो अरबी ट्रेडर्स हैं, द अरब ट्रेडर्स हु हैड अ गुड बिजनेस ऑन द मालाबार कोस्ट वर एप्रीहेंसिव एंड वर नॉट कीन ऑन द पोर्तुगीज गेटिंग अ होल्ड देयर। क्यों? क्योंकि अरबियों की क्रिश्चियन से जो है वो लड़ाई थी, और वो पिछले 50 साल से अरबी बहुत खुश थे कि हाँ, हमने जो है वो क्रिश्चियन मोनोपोली खत्म कर दिया पूरी की पूरी जो है वो, और ये सारा ट्रेड हमारे कंट्रोल में है। तो इन 50 सालों में अरबियों ने बहुत पैसा कमाया। किस बेसिस पे? कि जस्ट वो क्रिश्चियंस को सामान बेचते हैं महंगे दाम पे, राइट। सो अरबियों ने बहुत पैसा कमाया। तो अगर जब उन्हें दिखा कि क्रिश्चियंस जो हैं वो डायरेक्ट पहुंच गए हैं भारत, तो यहां पर दोनों तरीके से, एक तो धार्मिक रूप पे भी और इकोनॉमिक रूप पे भी उनके लिए आहत करने वाली बात थी। तो अरबियों ने ऑब्वियसली जमोरिन को बोला कि तुम ये क्यों इसको अलाउ कर रहे हो, नहीं, हमारे साथ तुम्हारा पुराना ट्रेड है। जमोरिन ने नहीं सुनी इनिशियली। तो अरबियों का वहां पर वास्को डी गामा के साथ कुछ समय कॉन्फ्लिक्ट चला, लेकिन वास्को डी गामा 3 महीने रहा, और वास्को डी गामा 3 महीने रहने के बाद चला गया। और यह बात डॉक्यूमेंट की गई है कि वास्को डी गामा जितनी लागत लगाकर उन 3 शिप्स को लेकर आया था भारत, उससे 60 गुना कमाई करी उसने।
तो 60 गुना कमाई करना एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन बन जाता है। यूरोप में पुर्तगालियों की आंखें चमक गई कि ये तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है। तुरंत पुर्तगाल के शासक ने वहां से पेड्रो अल्वारेज कैब्राल को सितंबर 1500 में भेजा, और पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जैसे ही भारत आया तो अब की बार अरबी तैयार थे, क्योंकि पिछली बार तो बहुत जल्दी जल्दी में 3 महीने में वो चले गए। अब की बार अरबियों को पता था कि क्रिश्चियंस आ सकते हैं, तो वो अब की बार उनसे लड़ने को प्रिपेयर थे। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जब भारत आया तो अरबियों ने उसके साथ युद्ध लड़ा, और छोटी मोटी झड़पें जो है हुई। कैलिकट जो है वो छोड़ना पड़ा कैब्राल को, और पहले तो उसने कैलिकट में एस्टेब्लिश करी फैक्ट्री, लेकिन फिर उसको कैलिकट से थोड़े से कदम पीछे हटाने पड़े, बट इनिशियली ही एस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट कैलिकट। उसके बाद वास्को ड गामा फिर भारत आया 1501 में, और एक ट्रेडिंग फैक्ट्री उसने एस्टेब्लिश करी कन्नानौर, और फिर उसके बाद कैलिकट, कन्नानौर और कोचीन जो हैं वो ये 3 मुख्य ट्रेडिंग पोर्ट बन गए पोर्तुगीज के। सो इस तरह हमने देखा कि कैसे पुर्तगालियों ने भारत में एक्सपेंड किया। अब इस मैप के माध्यम से देखिए, इस मैप में आप बिल्कुल आराम से देख सकते हैं, यहां पर आपको दिख रहा है लाल और हरे रंग का। लाल रंग का स्पेन है और जो हरे रंग का ये पुर्तगाल है। स्पेन से जो रास्ता जा रहा है वो किसकी तरफ जा रहा है? स्पेन से सारा ट्रेड जा रहा है ब्राजील की तरफ, क्योंकि ट्रीटी हुई थी स्पेन और पुर्तगाल के बीच में 1480 में वो ट्रीटी हुई थी कि हम स्पेन जो है वो ट्रेड करेगा अटलांटिक के वेस्ट और पुर्तगाल ट्रेड करेगा अटलांटिक के ईस्ट में, राइट। सो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिण में है, और वहां से पोर्ट बाय पोर्ट होते हुए किस तरह वास्को ड गामा भारत पहुंचता है, और भारत पहुंचकर वो एस्टेब्लिश करता है। फिर दूसरी बार जब भारत आता है तो वो कन्नानौर, कोचीन और कैलिकट में एस्टेब्लिश कर लेता है अपनी फैक्ट्रियां, राइट। अब यहां पर फैक्ट्री या व्यापारिक कोठी का मतलब क्या होता है? अब ये जितने भी ग्रीन ग्रीन लाइन देख रहे हैं ना, ये सारे एक्टिव कोस्ट लाइन है, यानी कि इन सारी कोस्ट लाइन पे बहुत एक्टिवली ट्रेड चलता है, राइट। सो दैट मीन्स आप यहां पर जो अरब के साथ जो देख रहे हैं ये होमरूज है, तो ये होमरूज के कोस्ट हैं ये, और यहां पर बहुत एक्टिवली ट्रेड होता है किसके साथ? क्योंकि ये जो होमरूज के कोस्ट हैं यहां पर ये जिसके कंट्रोल में है तो वो अरब के साथ भी ट्रेड कर सकता है और वो फारस के साथ भी ट्रेड कर सकता है, राइट। ऑटोमन्स के साथ भी और अरब के साथ भी ट्रेड कर सकता है। प्लस रेड सी के रास्ते जो है वो आप देख रहे हैं मेडिटेरेनियन सी के साथ भी ट्रेड होता है, और इसका महत्व ही नहीं रह गया, ठीक है। दैट मीन्स अब पुर्तगालियों को ये होमरूज को कंट्रोल करना है, और ये जो इन्होंने नया रूट ढूंढा है इसको कंसोलिडेट करके रखना है, राइट। तो हमने अभी समझा कि किस तरह पुर्तगाली आए, क्यों आए पुर्तगाली, या जनरली बोला जाए कि यूरोपियंस को आने की क्यों जरूरत पड़ी, और पुर्तगाली फिर किस तरह आए, वास्को ड गामा भारत आया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अन्य और कौन कौन से पुर्तगाली जो है वो भारत आए और उन्होंने भारत आकर क्या क्या कदम उठाए। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए अब आगे बढ़ते हैं। सो पुर्तगाल के शासक को 1505 तक ये बात समझ आ गई कि ईस्ट में ट्रेड अगर उसे वेल एस्टेब्लिश करना है तो एक एडमिनिस्ट्रेशन वहां सेटअप करना पड़ेगा। इसलिए पुर्तगाल के शासक ने 1505 में 3 साल के टेन्योर के लिए एक गवर्नर को अपॉइंट किया ईस्ट में ट्रेड करने के लिए, और सबसे पहले गवर्नर अपॉइंट हुए जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1505 से 1509 तक के लिए अपॉइंट हुए। सो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पुर्तगाल के शासक ने बोला था कि तुम्हें भारत जाके क्रिश्चियनिटी को तो एक्सपेंड करना ही है, मुस्लिम्स का ट्रेड रोकना है। उनका पुर्तगीज का भारत में ट्रेड करने का मेन एम क्या था? अपना तो ट्रेड एक्सपेंड करो ही, प्लस मुस्लिम्स का कम करो। मुस्लिम्स का कम होने में उनकी जीत है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरह क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में पुरानी लड़ाई है, और किस तरह पोप ने पुर्तगाल के प्रिंस को जो है वो जिम्मेदारी सौंपी कि, और इस मतलब कहने का मतलब यह कि पुर्तगाल को क्रिश्चियनिटी की एक्सपेंशन की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई। सो अल्मेडा को भेजा गया भारत में यह कहकर कि उन्हें भारत में पॉलिटिकल एक्सपेंशन तो करना ही है, भारत में इकोनॉमिक एक्सपेंशन तो करना ही है, लेकिन रिलीजियस एक्सपेंशन भी करना है। मेन मुद्दा था यहां पर रिलीजियस एक्सपेंशन, प्लस प्रोसिक्यूशन करना है इस्लाम का, जितना ज्यादा हो सके इस्लामिक लोगों का हनन कीजिए, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो रिलीजियस लेवल पर उनका अगर धर्म आप कन्वर्जन करवाएं या उनको एग्जीक्यूट ही क्यों ना कर दें,
राइट। सो यहां पर एक तो ये, दूसरी बात यहां पर मुस्लिम ट्रेड का हनन करना है एडन, ओमरूज और मलक्का के पोर्ट्स को कंट्रोल में लाकर। एडन और ओमरूज जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अरब है और अरब की ओमरूज की खाड़ी और फिर जो लाल सागर है उस रास्ते जो अरब के साथ ट्रेड होता है, और फिर साउथ ईस्ट एशिया में जो मनीला या मलक्का या इंडोनेशिया या जावन आइलैंड्स के साथ जो ट्रेड है, वहां पर जो मुस्लिम्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको खत्म करने की अल्मेडा को खासकर हिदायत दी गई। इसी प्लान के साथ अल्मेडा भारत आया और इसी प्लान के साथ अल्मेडा ने भारत में अपना बिजनेस का एक्सपेंशन करना शुरू किया। लेकिन गुजरात में उसका कॉन्फ्लिक्ट गुजराती ट्रेडर्स और गुजरातियों के साथ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड अरबियों और फारसियों का जो ट्रेड है, और स्पेशली इजिप्ट में मेमलुक्स जो हैं वो पावरफुल थे, उन मेमलुक्स के साथ जो है वो एक सीधे कॉन्फ्लिक्ट में आ गया अल्मेडा। और 1507 में दीव में एक झड़प हुई, एक छोटी सी वॉर हुई, एक बैटल हुई, किस किस के बीच, क्या बोलते हैं, पुर्तगीज और एक साइड गुजराती मतलब नेटिव इंडियन गुजराती सुल्तनत और दूसरी साइड मेमलक्स, इन दोनों की टीम वर्सेस पुर्तगीज, जिसमें पुर्तगीजों की हार हो गई और अल्मेडा के लड़के को एग्जीक्यूट कर दिया गया। यहां पर आप देख सकते हैं 1507 में दीव में इजिप्शियन और गुजराती नेटिव फोर्सेस की कंबाइंड फोर्सेस ने युद्ध लड़ा, किसके खिलाफ, पुर्तगीज के खिलाफ, और जिसमें पुर्तगीज की हार हुई। अगले साल फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपने एंड से वो खुद सेना को चार्ज करते हुए लाया और उसने इजिप्शियंस और गुजराती नेटिव फोर्सेस को वापस दीव में हराया, अपने लड़के की मौत की मृत्यु का बदला लिया। अब इसके बाद अल्मेडा की एक बहुत फेमस पॉलिसी है ब्लू वाटर पॉलिसी, उसके बारे में बहुत बार सवाल आता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दैट द ब्लू वाटर पॉलिसी इज ऑफ पुर्तगीज गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसको कार्तेज सिस्टम भी कहा जाता है। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, बिल्कुल सिंपल है कि जो पुर्तगीज हैं जमीन पर वो कमजोर थे, क्यों, क्योंकि जमीन पर जो नेटिव रूलर्स हैं उनकी शक्ति ज्यादा है, और पुर्तगीज का जो होमलैंड है वो 7 समंदर पार है। दैट मीन्स उन्होंने बिल्कुल सिंपल चीज जो है वो डिड्यूस करी कि अगर हम समंदर पे कंट्रोल कर लें तो बाकी जमीन पर कंट्रोल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही था ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्मेडा ने शुरू करी और अल्बुकर्क ने इसको इंप्रूव किया। ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या किया अल्मेडा ने कि सिंपल सी बात है, अगर आपको ट्रेड करना है हिंद महासागर या अरब के सागर में तो आपको हमसे जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप परमिशन नहीं लेते हैं तो हम आपको लूटेंगे, बिल्कुल गारंटीड लूटेंगे। और इस लूट मार से अरबी भी परेशान थे, इजिप्शियंस भी परेशान थे, भारतीय तो परेशान थे ही, और साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेडर्स भी परेशान थे। तो इसलिए उनको झुकना पड़ा पुर्तगालियों के सामने। तो अब यहां पर सवाल बनता है कि क्या नेटिव फोर्सेस के पास ऐसी कोई नेवी ही नहीं थी, क्या उनके पास नेवल इक्विपमेंट्स नहीं थे? तो जवाब है नहीं। जो नेटिव शक्तियां थी उनके पास ऐसी स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं थी कि वो पुर्तगालियों का सामना कर सके। पुर्तगालियों का सामना वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, उनकी नेवी, राइट। जो नेटिव फोर्सेस थे उनकी नेवल शिप्स बहुत छोटी थी, पुर्तगालियों की शिप्स जो है वो बड़ी थी, और खासकर अब पुर्तगाली जो है वो शिप्स पे जो आर्टिलरी है यानी तोपों को माउंट करना जो है वो सीख गए थे, गन्स को माउंट करना शिप पे सीख गए थे। इससे उनकी शिप ना ही एक बड़ा वेसल था जो कि बड़े बड़े तूफानों को मैनेज कर सकता था, बल्कि अब एक वॉर मशीन के रूप में भी इस्तेमाल होने लगा, जो कि एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी, जो कि हमें आगे पायरेसी फेज जो देखने को मिलता है पुर्तगीज नेवी का, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो पायरेसी फेज में पहुंच गए। खैर, लेकिन अभी यहां पर ब्लू वाटर पॉलिसी हमें देखने को मिलती है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की। अगले गवर्नर की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला गवर्नर आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक, जिसको रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर कहा जाता है ईस्ट में। पूर्व का रियल फाउंडर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो काम सौंपा गया था अल्मेडा को, उस काम को पूरा जो है वो अल्बुकर्क ने किया। अल्मेडा को काम क्या सौंपा गया था कि आपको अरबियों का ट्रेड जो है वो कम करना है, जो कि किसने किया? जो कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने किया। सो अल्फांसो दी अल्बुकर्क अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना शुरू किया उसने।
उसको रियल फाउंडर इसलिए कहा गया क्योंकि होमरूज उसने कंट्रोल में करके दिया, मलक्का उसने कंट्रोल में लाया अपने, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे। ही सिक्योर्ड फॉर पोर्टुगल द स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ऑफ इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन का स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, यानी कि ऐसी उसने पोस्ट अपने कंट्रोल में ले ली जहां से आप पूरा इंडियन ओशियन कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे ईस्ट अफ्रीका में रेड सी में एट होमरूज, उसके अलावा मलाबार और मलक्का। भारत में मलाबार, अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका, या उसके अलावा बोला जाए कि जो अरब है, अरब की जो प्रोट्रूडेंस है वहां पर होमरूज, और साउथ ईस्ट एशिया में मलक्का। इससे भारत की पोजीशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भारत, ट्रेड के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया। तो अगर आप विश्व के मानचित्र को देखेंगे, वर्ल्ड मैप में देखेंगे, तो भारत जो है ना वो ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में है, और इंडियन ओशियन में एक प्रोट्रूडेंस है, यानी कि एक प्रायद्वीप के रूप में इंडियन ओशियन में एक बहुत मुख्य पोजीशन है उसकी। इंडियन ओशियन का नाम हिंद महासागर क्यों है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट की वजह से ही है, क्योंकि उसकी पोजीशन यहां पर इतनी प्रोमिनेंट है। ये एक बिल्कुल बीच की जगह है जो कि खुद भी प्रोड्यूस करती है, और यहां पर ट्रेड प्रोसेस होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अंग्रेज को किस तरह शुरू में भारत से प्रोसेस्ड सामान ले जाया करते थे, और बाद में भारत से कच्चा सामान ले जाना उन्होंने शुरू किया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया यूरोप में शुरू। तो वही ये जो भारत की सेंट्रल पोजीशन है, ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मलाबार कोस्ट को कंट्रोल में लाना पुर्तगालियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सो मलाबार कोस्ट को वो कंट्रोल में लाए, होमरूज उनके कंट्रोल में आ गया। सो इससे वो जमीनी मार्ग जो है वो पूरा, वो भी उनकी मोनोपोली आ गई कि जमीनी मार्ग से जितना भी ट्रेड जा रहा है वो उनके हाथ से जाएगा, समंदर से तो एटलीस्ट वही भेजेंगे। और उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में मलक्का उनके कंट्रोल में आ गया, तो वहां से जितना भी स्पाइसेस का ट्रेड है वो सारा अब किसके कंट्रोल में आ गया? पुर्तगालियों के। सो दैट मींस ये जो इंडियन ओशियन की स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं तीन, वो तीनों अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कंट्रोल करके दी पुर्तगालियों को, इसीलिए उसको रियल फाउंडर कहा जाता है पुर्तगीज पावर का। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि उसने एक परमिट सिस्टम को, शिप्स को ट्रेड करने के लिए एक परमिट सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किया। थर्ड पॉइंट आप देखिए, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था ना ब्लू वाटर पॉलिसी, उसी ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए पॉलिसी को आगे बढ़ा दिया अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने कि एक परमिट्स जो है वो अनिवार्य कर दिए ट्रेड करने के लिए इंडियन ओशियन में। आप जिसको भी, पहले उसने स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स कंट्रोल में लिए, अपनी नेवी जो है वो छोड़ दी डकैतियां करने के लिए, अपनी नेवी जो है वो पायरेसी करने के लिए उसने इंडियन ओशियन में छोड़ दी। और अब कौन कौन ट्रेडर्स हैं? अरब के ट्रेडर्स हैं, इजिप्शियन ट्रेडर्स हैं, अन्य अफ्रीकन ट्रेडर्स हैं, साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेडर्स हैं, और हो सकता है कुछ चाइनीज ट्रेडर्स भी हों, और भारतीय ट्रेडर्स तो हैं ही जो समुद्री मार्ग से ट्रेड कर रहे हैं, राइट। अब इन सब की शिप्स जो है वो छोटी हैं साइज में, इनकी शिप्स के ऊपर तोपें जो है वो माउंटेड नहीं है। पुर्तगालियों की शिप्स भी बड़ी हैं, तोपें भी माउंटेड हैं। पुर्तगालियों को नेविगेशन का हुनर भी बहुत अच्छे से आता है, और थोड़े से बार्बरिक भी हैं पुर्तगाली, राइट, हिंसक भी ज्यादा है पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के ऊपर कंट्रोल किया। अब जिसको भी हिंद महासागर में ट्रेड करना है उसको एक, जैसे अंग्रेजों को दस्तक बांटी गई, जैसे मुगलों ने दस्तक सिस्टम जो है वो जमीन पर ट्रेड करने के लिए अनिवार्य किया, उसी तरह अल्फांसो ने समंदर में ट्रेड करने के लिए ट्रेड परमिट्स जो है वो अनिवार्य किए। इससे जो मोनोपोली हो गई उसके हाथ में, जिसको वो चाहता केवल वही ट्रेड कर सकता था। सो अब सब जो है वो पुर्तगालियों को अपीज और पुर्तगालियों को खुश करने के चक्कर में लगे रहे। हमें आगे देखने को मिलेगा कि किस तरह मुगल्स ने और खासकर अकबर ने किस तरह पुर्तगालियों से रिलेशन बना के रखने की कोशिश करी, क्योंकि अकबर यह बात बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि हमारी नेवी स्ट्रांग नहीं है, और हमें गुजरात के रास्ते ट्रेड करना है अगर, तो पुर्तगालियों को मनाकर रखना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे मुगल्स की क्या जो है वो स्ट्रेटजी रही पुर्तगालियों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, अल्बुकर्की एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम सुल्तान यूसुफ आदिल शाही के सुल्तान थे यूसुफ, उनसे 1510 बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाही के, यूसुफ आदिल शाह। 1510 में अल्बुकर्की ने बीजापुर से गोवा जो है वो एक्वायर कर लिया, और गोवा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट रहा, और काफी समय तक गोवा की इंपॉर्टेंस रही जब तक बंबई को अंग्रेजों ने गोवा से ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट नहीं बना दिया, या उसके अलावा सूरत जो है वो उभर के नहीं, एक बड़ा ट्रेडिंग पोर्ट बन के नहीं उभरा, या उसके अलावा
दक्षिण में कालीकत और कोचीन की जब इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं बढ़ गई तब तक गोवा प्रोमिनेंस में था। ऐसा नहीं है, गोवा की कल्चरल वैल्यू आज भी है। आज भी जब हम गोवा जाते हैं तो वहां पर जाके हमें पोर्तुगीज कल्चर के एलिमेंट साफ साफ देखने को मिलते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी गोवा की, वो धीरे धीरे धूमिल हो गई। हम समझेंगे कैसे। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, ही अबॉलिश्ड सती प्रैक्टिस। अब भारत में आके यूरोपियों ने देखा कि सती प्रैक्टिस क्या होती है। अंग्रेजों को, जो यूरोपीय हैं, उनकी आंखें चमक गई कि ये कैसे कर ले रहे हैं लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अमीर खुसरो ने जब पहली बार रणथंभौर में देखा राजपूतनियों को जौहर करते हुए, तो वो बयान नहीं कर पाया उस जो चीज उसने विटनेस करी थी, सती होना जो उसने विटनेस किया। उसी तरह जब अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने भारत आके सती होना जब विटनेस किया, तब उसे समझ आया कि ये तो बहुत ज्यादा कट्टर लोग हैं और अपने धर्म को लेकर, अपने कस्टम्स को लेकर ये इतने ज्यादा दृढ़ निश्चय वाले लोग हैं, जो मरना जो है वो इनके लिए स्पोर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इनको मरने के लिए। खैर, ये सब बताने और प्रोड्यूस करने के तरीके होते हैं, जबरदस्ती सती करवाया जाता था। लेकिन युद्ध में राजपूतों ने यह बात सिद्ध करी है कि वो मरने से नहीं डरते। खैर, ये हमें राजपूतों के इतिहास जब मैं आपको कराऊंगा तो वहां पर ये चीजें डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा। खैर, अभी यहां पर आप देखिए, उसने सती प्रैक्टिस को अबॉलिश किया और एक पॉलिसी अपनाई कि भारतीय महिलाओं से शादी की जाए। उसने अपनी पूरी जितनी भी पुर्तगाली संख्या वो अपने साथ लेकर आया था, उन्हीं सभी लोगों को उसने कहा कि तुम भारतीय महिलाओं से विवाह करना शुरू करो और ब्लड को मिक्स करना शुरू करो, तभी जो है वो भारतीय तुम्हारे साथ ट्रेड करना शुरू करेंगे अच्छे तरीके से। तो ये अच्छी पॉलिसी थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको समझाया है कि नेटिव्स को अपने कंट्रोल में रखना पड़ता है, क्योंकि ट्रेड जो है वो नेटिव्स के हाथ में होता है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी कि अगर नेटिव्स के साथ अगर मैत्री संबंध के अलावा अगर उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बना लिए जाएं, तो मैट्रिमोनियल अलायंस और स्ट्रांग है और वो ट्रेड करने में ज्यादा बेहतर तरीके से मदद करेंगे। राइट। सो यहां पर बोला गया कि लोकल मतलब इंडियन महिलाओं से शादी की जाए। उसके अलावा जो लैंडलॉर्ड्स हैं पोर्तुगीज, उन्होंने अपने आप को स्थायी तौर पे पुर्तगाल में स्थापित किया। इतना स्थायी तौर पे स्थापित किया कि वो अपना होमलैंड छोड़कर आ गए। भारत में उन्होंने अपनी भारतीय महिलाओं से शादी करके इंडिया में परिवार बना दिया। इससे जो है वो हमें बहुत सारे क्रिश्चियंस का जन्म दिखता है। इसीलिए आज भी बहुत सारे आपको खासकर मलाबार कोस्ट के साइड जो है वो ऐसे लोग दिखेंगे जो कि मिक्स्ड हैं, जो क्रिश्चियंस हैं तो वो क्रिश्चियंस, लेकिन वो कन्वर्टेड नहीं है, वो मिक्स्ड हैं। ये आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कन्वर्टेड क्रिश्चियंस और मिक्स्ड क्रिश्चियंस में। राइट। मिक्स क्रिश्चियंस जो है वो एल्बुकर्की के टाइम से शुरू हो गया बनना भारत में। उसके बाद उसने मलक्का 1511 में कंट्रोल, और कुर्मुस ईरान का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है 1515 में, उसका भी कंट्रोल अपने हाथ में लिया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला गवर्नर आएगा नीनो दा कुन्हा। 1529 में गवर्नर बना और उसने आते ही सबसे पहला काम क्या किया, उसने कैपिटल को शिफ्ट किया कोचीन से गोवा में। गोवा में कैपिटल को शिफ्ट किया और गोवा में कैपिटल, उसके बाद पुर्तगालियों की कैपिटल गोवा लंबे समय तक रही। पहले कोचीन में थी, अब गोवा में ले आया गया। क्यों? क्योंकि गोवा जो है वो रिलेटिवली कोचीन से मुकाबले बेटर है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि गोवा जो है वो नेचुरल कोस्ट है और उसकी कोस्ट लाइन लंबी है। राइट। जो बीचेस हैं वो लंबे हैं गोवा में, और बंदरगाह जो है वो नेचुरली फॉर्म हो रखे हैं वहां पर। तो गोवा जो है वो ऑटोमेटिकली एक बेटर अप्रोच रही नीनो डी कुन्हा के लिए, तो उसने गोवा में शिफ्ट करा 1530 में। उसके बाद गुजरात में मुसफरिद डायनेस्टी थी, उसके शासक बहादुर शाह ने मदद मांगी पुर्तगालियों की। जैसे कि मैंने बोला ना, पुर्तगालियों के साथ सब अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि समंदर में पुर्तगाली स्ट्रांग है। लेकिन जमीनी मामलों को सुलझाने के लिए भी पुर्तगालियों की मदद मांगी गई। अब जो गुजरात के शासक हैं उनको हुमायूं यानी मुगल के खिलाफ हेल्प चाहिए थी। तो हुमायूं का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बहादुर शाह के साथ। सो बहादुर शाह को हेल्प चाहिए थी पुर्तगालियों की। पुर्तगालियों ने हेल्प करी नीनो डी कुन्हा ने। उसके बदले बहादुर शाह ने नीनो डी कुन्हा को बसीन, जो एक और पोर्ट सिटी है, उसका कंट्रोल दिया 1534 में। और उससे रिलेटेड जितने भी रेवेन्यू है वो सारे अब पुर्तगालियों को कलेक्ट होने लगे। लेकिन यहां पर भी इतिहास का एक बड़ा टर्न है। जब हुमायूं गुजरात से चला गया तो बहादुर शाह ने मुंह फेर लिया बसीन से, मुंह फेर लिया पुर्तगालियों से, और यहां पर
बहादुर शाह की फौज और पुर्तगालियों की फौज में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन पुर्तगालियों के पास जैसे तैसे बसीन का कंट्रोल बना रहा। उसके अलावा उसने इसी कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाकर 1536 में दीव कंट्रोल में लिया और हुमायूं से अनुमति पाकर 1532 में हुगली में भी एक व्यापारिक कोठी की स्थापना की। अब यहां पर व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री क्या होता है उसका फंडा मैं आपको समझाता हूं। बहुत जगह पर आपने पढ़ा होगा कि फैक्ट्रियां हैं, अंग्रेजों की फैक्ट्रियां, पुर्तगालियों की फैक्ट्रियां, डचों की, डेन्स की, फ्रेंच की। ये फैक्ट्री होता क्या है? क्या इसमें कुछ प्रोड्यूस होता है? तो ऐसा नहीं है, इसमें कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अंग्रेज भारत में कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, अंग्रेज भारत से प्रोड्यूस्ड सामान ले जा रहे थे। एक व्यापारिक कोठी अंग्रेजों का एक ऐसा डोमिनियन है जिसको वो भारतीयों, नेटिव भारतीयों से खरीदते थे, उसका फोर्टिफिकेशन यानी किलाबंदी करते थे और उसके अंदर अंग्रेजों के रहन सहन यानी कि वो अपना एक मिनी होमलैंड क्रिएट करते थे जिसमें सभी यूरोपीय अफसरों या जितने भी यूरोपीय लोग हैं जो कि रहना चाहते हैं उस व्यापारिक कोठी के अंदर, उनकी रिहाइश होती थी अंदर, उनके लिए रेजिडेंशियल एरिया होता था और उनकी ऐशो आराम के लिए जितनी भी उनको ऐसी चीजें लगती थी जो यूरोप में होती थी उनकी और वो भारत में उन्हें नहीं मिल पा रही थी, वो व्यापारिक कोठियों के अंदर कंस्ट्रक्ट करवा लेते थे। राइट, सो दैट मीन्स एक वो मिनी होमलैंड वाली फीलिंग जो है वो व्यापारिक कोठियों के अंदर कंस्ट्रक्ट करते थे, लेकिन उसमें कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता था। भारत से खरीदा हुआ सामान वहां पर स्टोर किया जाता था, उसको वो एज अ ट्रेडिंग पोस्ट की तरह इस्तेमाल करते थे कि सामान लाना है, सामान ले जाना है। राइट, वहां पर सारे उनके ऑफिशियल दफ्तर वगैरह हुआ करते थे, लेकिन कुछ भी वहां पर प्रोड्यूस नहीं होता था। राइट, सो ये है व्यापारिक कोठियां। तो व्यापारिक कोठियां जो है वो पुर्तगालियों ने भी स्थापित करी, जिस तरह हमने देखा बसीन 1534, दीव 1536, हुगली 1532 में। उसके बाद हम देखते हैं पुर्तगीज राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था को। तो पुर्तगीज राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में हमें ज्यादा कुछ नहीं समझना। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका हेड वॉइसरॉय है एंड द वॉइसरॉय इज अपॉइंटेड बाय द किंग इटसेल्फ। जो राजा है वो वॉइसरॉय को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, और वॉइसरॉय जो है वो उसके नीचे उसका सेक्रेटरी है और उसकी काउंसिल है। उसके अलावा वेडोर द फजेंडा, ये याद रखना है आपको, वेडोर द फजेंडा करके एक पोस्ट है जो कि भारत में जिसको वजीर या दीवान कहा जाता है, पुर्तगाली में उसी पोस्ट को कहा जाता है वेडोर द फजेंडा, जो कि रेवेन्यू संभालता है और जितना भी ट्रेड हो रहा है पुर्तगालियों का उस पूरे ट्रेड का हिसाब किताब रखता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि धीरे धीरे जिस तरह भारत में वजीर की पोजीशन स्ट्रांग होती गई, उसी तरह पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी में इस पोस्ट की यानी कि वेदर द फजेंडा की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती गई, क्योंकि सारा इकोनॉमिक जो लेन देन है वो सारा इसके हाथ में था। उसके अलावा कैप्टन्स जो है वो सारी फोर्ट्रेसेस को कंट्रोल करते थे फ्रॉम अफ्रीका टू चाइना। अफ्रीका से लेकर चाइना तक जितने भी इंपॉर्टेंट कोस्टल रीजन है वहां पर पुर्तगालियों ने छोटे छोटे किले डाले हुए थे, ताकि, क्योंकि मैंने क्या बोला कि बड़ी शिप्स जो है वो संभाल सकती हैं तूफानों को, लेकिन वो मेन समंदर में नहीं जाती। राइट, वो कोस्ट दर कोस्ट जो है वो ट्रेवल करती हैं, ताकि अगर कोई शिप डूब भी जाए तो जो सर्वाइवर्स हैं वो किनारे तक आ जाए बह के लहरों के साथ, या जो सामान है वो किनारे तक आ जाए बह के लहरों के साथ और सामान को इकट्ठा किया जा सके। सो कोस्ट टू कोस्ट मूव किया जाता था। तो अगर आपको कोस्ट टू कोस्ट सेफली मूव करना है तो दैट मीन्स जहां पर आप बेड़ा डालेंगे वो आपका होना चाहिए। इसलिए अफ्रीका से लेकर चाइना तक पुर्तगालियों ने छोटे छोटे पोस्ट डाले हुए थे, छोटे छोटे किले डाले हुए थे और उन किलों पे कैप्टन्स को एस्टेब्लिश किया हुआ था। सो दिस वाज द एडमिनिस्ट्रेशन, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोर्तुगीज ईस्ट इंडियन कंपनी इन ईस्ट। अब देखते हैं रिलीजियस पॉलिसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि पोप ने पुर्तगालियों को जिम्मेदारी दी थी कि ईस्ट में क्रिश्चियनिटी का एक्सपेंशन तुम करोगे। सो दैट मीन्स ईस्ट में क्रिश्चियनिटी का एक्सपेंशन करने का भार वो अपने साथ लेके आए थे। यानी भारत में या ईस्ट के अन्य देशों में अब उन्हें करना क्या था, या तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करें, या तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको एग्जीक्यूट करें और अपने धर्म का यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रचार करें। तो दूसरा धर्म स्पेशली वो किसको पसंद नहीं कर रहे थे? इस्लाम का कॉन्फ्लिक्ट उनके साथ पहले से ही था। हिंदुओं को वो हिंदुओं से वो पहली बार आमने सामने कांटेक्ट में आए थे। शुरू में उन्होंने ऑब्वियसली टॉलरेट किया क्योंकि नेटिव्स जो हैं वो हिंदूज हैं, राइट। तो हिंदुओं को उन्होंने टॉलरेट किया, लेकिन धीरे धीरे हिंदुओं से भी उनकी जो है वो टकराहट बढ़ गई। सो बेसिक पॉलिसी थी रिलीजन को लेकर, पोर्तुगीज बॉट विद देम जील टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी एंड विश टू
परसिक्यूट ऑल मुस्लिम्स, सभी मुस्लिम्स को मारने या कन्वर्ट कर देने की आइडियोलॉजी से वो भारत में आए थे। बिल्कुल सिंपल उनका एजेंडा था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अकबर ने पुर्तगालियों की इस भावना का किस तरह उपयोग किया। अकबर बहुत समझदार इंसान था। अकबर जानता था मेरी नेवी कमजोर है। अकबर जानता था कि नेवल कंट्रोल बहुत जबरदस्त है पुर्तगालियों का अरब सागर में या हिंद महासागर में। सो दैट मीन्स अकबर को अब कुछ ऐसा करना था कि उसका काम भी निकल आए और पुर्तगालियों से कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो। तो अकबर ने क्या करा, अकबर ने इनवाइट किया पुर्तगाली मिशनरीज को। अकबर ने लेटर लिखे गोवा में पुर्तगाली अथॉरिटीज को और बोला कि कुछ लर्नड प्रीस्ट आप मेरे पास भेज दो ताकि मैं क्रिश्चियनिटी को स्टडी कर सकूं। राइट, अकबर ने बुलाया और रोडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोंजराटे नाम के 2 पादरी जो है वो भेजे गए फतेहपुर सीकरी, और वो 28 फरवरी 1580 फतेहपुर सीकरी पहुंचे। वो आए, उन्होंने क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ाया, बहुत वाद विवाद हुआ अकबर और उनके बीच में। वो किस एजेंडा से आए थे, वो इस एजेंडा से आए थे और खुश थे, गोवा की अथॉरिटी भेजने के लिए खुश थे। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हमारे पास ये चांस है मुगल बादशाह को कन्वर्ट करने का और उसकी काउंसिल को कन्वर्ट करने का क्रिश्चियनिटी में, या ज्यादा अगर मुगल बादशाह और उसकी काउंसिल अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई तो ये क्रिश्चियनडोम एक हमारा जो है वो राज्य बन जाएगा। राइट, तो इस एजेंडा से वो आए, लेकिन वो अकबर के एजेंडा से वाकिफ नहीं थे। अकबर का एजेंडा ये था कि पुर्तगालियों को इस भ्रम में रखो और खुश रखो। क्यों? क्योंकि इसके बदले वो पुर्तगालियों से जो समंदर के रिलेशन है, यानी कि सी ट्रेड के जो रिलेशन है वो बना के रखेंगे अपने, प्लस अगर उनको कोई सैन्य अगर मदद चाहिए होगी, क्योंकि पुर्तगालियों के पास बेटर तरीके की गन्स हैं। धीरे धीरे मस्केट गन्स जो है वो पुर्तगालियों के पास आनी शुरू हो गई। पुर्तगालियों के पास बेटर आर्टिलरी है, बेटर मैनेजमेंट है सेना का। तो ये सब चीजें अकबर सीखना चाहता था, क्योंकि अकबर जो है वो एक बहुत लर्नड इंसान था। उसको पता था कि फायदा कैसे निकाला जाता है सामने वाली पार्टी से। तो उसने बहका के रखा पुर्तगालियों को। तो ये तो पहली बार आया। दूसरा मिशन अकबर ने बुलाया 1590 में, जो कि 1592 में वापस चले गए। ये जो 1580 में आए थे 1583 में वापस चले गए, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अकबर ने इनको इजाजत दी कि तुम आगरा फतेहपुर सीकरी के क्षेत्र में घूमो और घूम घूम के तुम्हें अगर धर्म प्रचार करना है करो, लोगों को समझाओ, तुम्हें आंच नहीं देगा कोई। और किसी ने भी इनको तंग नहीं किया। तो अकबर के समय में क्रिश्चियंस जो क्रिश्चियन मिशनरी या क्या बोलते हैं, जीसुइस्ट बोला जाता था इनको, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च के रिप्रेजेंटेटिव्स थे और धर्म प्रचार कर रहे थे भारत में, उनको अकबर के रहते कोई हानि नहीं पहुंची आगरा एक क्षेत्र में। सेकंड मिशन आया 1590 1592 तक रहा। थर्ड मिशन जो है वो अकबर ने 1595 में इनवाइट किया। तब अकबर ने कैपिटल को लाहौर शिफ्ट किया हुआ था। लाहौर वो आए और लाहौर 2 यहां पर फिर से जो है वो फादर्स आए, फादर जेरोम जेवियर और इमैनुअल पिन्हेरो इस मिशन के लीडर्स थे। उनके अलावा और भी पादरी आए। अकबर ने फिर से वाद विवाद किया। अब फाइनली जो है वो ये मिशनरी वहां पर टिकी हुई थी। अकबर का अब संयम टूट गया। क्यों? क्योंकि अकबर के लड़के सलीम जो है वो उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे थे। अकबर की उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई थी। तो अकबर ने फाइनली गोवा के गवर्नर से पूछ ही लिया कि मिलिट्री हेल्प दोगे या नहीं। मैं इतने सालों से तुम्हारी ये सब मतलब तुम्हारे साथ अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मिलिट्री हेल्प भी दोगे या नहीं, या ऐसी मुझे भगावे में रखा हुआ है तुमने भी। तो ऐसा नहीं है कि अकबर ही केवल सियाना था, उस साइड पुर्तगाली भी जानते थे कि अकबर क्या कर रहा है। तो पुर्तगालियों ने बहुत रिस्पेक्टफुली डिनाई कर दिया कि हम कोई मिलिट्री असिस्टेंस तुम्हें नहीं देंगे। ठीक है, तो यहां पर ये जो तीसरा मिशन है ये भी फेल हो गया पुर्तगालियों की तरफ से। अकबर और उसकी काउंसिल को कन्वर्ट नहीं कर सके। अकबर के रहते रहते सिस्टम ठीक था, लेकिन सिस्टम गड़बड़ाया अकबर के जाने के बाद। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद सलीम जो है वो गद्दी पर बैठे, शेखो बाबा, और जहांगीर के टाइटल के साथ वो गद्दी पर बैठे। शेखो बाबा ने गद्दी पर आते ही सबसे पहले अपनी नोबिलिटी को खुश करने के लिए पुर्तगालियों को अपने से दूर किया कि मेरा तुमसे लेना देना नहीं है। क्रिश्चियन से अपने आप को दूर किया, नोबिलिटी खुश। लेकिन फिर धीरे धीरे उसको समझ आया कि नहीं क्रिश्चियन से रिलेशन बनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि समंदर में ट्रेड करना है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। क्रिश्चियंस जो पुर्तगाली हैं वो चिढ़ चुके थे।
लेकिन यहां पर जहांगीर की किस्मत बहुत अच्छी थी कि अगर एक यूरोपियन टीम जो है वो उससे नाराज हो गई, दूसरी यूरोपियन टीम जो है वो उसका साथ देने के लिए पहुंच गई और 1608 में सूरत पहुंचे कैप्टन हॉकिंस, जो कि क्या थे, एक ईस्ट इंडियन कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव। 1609 में जहांगीर की कोर्ट में उनका खुली बाहों से स्वागत किया गया। जहांगीर ने उनके द्वारा लाया गया, हॉकिंस द्वारा लाया गया जो नजराना है उसको एक्सेप्ट किया, जो भी गिफ्ट्स वगैरह वो लाए थे। और हॉकिंस जो है वो बहुत अच्छी फारसी बोलता था। जहांगीर को बहुत अच्छा लगा कि अंग्रेज भी है, फारसी भी बोलता है, इसको तो मैं अपने पास बिठाता हूं और मैं अंग्रेजों के बारे में सब सीखूंगा इससे। ठीक है, तो अंग्रेजों के बारे में सब सीखने के लिए जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को अपने पास बिठाया और आगरा में 400 की एक मनसबदारी उसे दे दी और 30,000 की सैलरी पर उसे रख लिया। राइट, सो यहां पर कैप्टन हॉकिंस और जो जहांगीर है उसके बीच में रिलेशन जो है वो अच्छे बनने शुरू हो गए। पुर्तगाली इससे चिढ़ गए कि मुगल्स की कोर्ट में पहुंच गए अंग्रेज, और कोर्ट जो है वो मुगल का जो दरबार है, खासकर कैपिटल जो है वो फतेहपुर सीकरी जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है अंग्रेजों को। कैप्टन हॉकिंस को एंगेज रखा और कैप्टन हॉकिंस वैसे इजाजत मांगने आया था कि क्या व्यापारिक कोठी डाल सकते हैं या हम या नहीं। तो जहांगीर ने इजाजत दी कि तुम व्यापारी कोठी डालो सूरत में। सूरत में व्यापारी कोठी डालने की कोशिश करी अंग्रेजों ने, लेकिन सूरत में जो पुर्तगाली और वहां के नेटिव है उन्होंने उनको डालने नहीं दी और खदेड़ दिया। राइट, इससे बहुत परेशान हो गया कैप्टन हॉकिंस और 1511 में वो आगरा को छोड़कर वहां से निकल आया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 1612 नवंबर 1612 में एक और इंग्लिश, अब पुर्तगालियों ने अंग्रेजों से पंगा लिया था तो अब अंग्रेजों को रिटालिएट करना था, तो नवंबर 1612 में इंग्लिश शिप आई ड्रैगन कैप्टन बेस्ट के अंडर, और उसके साथ एक ओसियंडर नाम की एक और छोटी शिप थी जिन्होंने पुर्तगीज नेवल फोर्सेस को हराया। और उसके बाद उन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री व्यापारी कोठी जो है वो सक्सेसफुली एस्टेब्लिश करनी शुरू करी। 1612 कई जगहों पर लिखा होता है, लेकिन एक्चुअली 1612 में उन्होंने बनानी शुरू करी थी और 13 में वो व्यापारी कोठी फंक्शनिंग तौर पर शुरू हो गई थी। पूरी तरह तो कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन फंक्शनिंग उसकी 1613 में शुरू हुई थी। तो आप डेट 1613 याद रखेंगे सूरत की व्यापारी कोठी की। इसके बाद एक और चीज जो है वो पुर्तगाली बहुत समय से करते आ रहे थे, वो थी पायरेसी। पायरेसी का मतलब ये लूटपाट कर रहे थे पूरे हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब के सागर, लाल सागर, हर जगह जहां जहां पुर्तगालियों की पैठ है वहां पर वो पायरेसी कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनको परमिट बेचना था। राइट, इससे क्या होता था, उनका परमिट भी बिक जाता था, प्लस उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो दूसरे से सामान भी मिल जाता था लूट के। तो उनकी दोनों तरफ से चांदी थी। अब इस पायरेसी से मुगल भी परेशान थे और अंग्रेज भी परेशान थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को भी तो अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए था। उनको अगर ट्रेड करना है तो वो भी तो चाहते हैं कि जो वाटर्स हैं, जो ओशियनिक वाटर्स हैं, वो शांत रहें, उनका ट्रेड जो है वो सफल तरीके से हो। तो यहीं पर ही पुर्तगालियों के साथ कॉन्फ्लिक्ट मिटाने के लिए और पुर्तगालियों की पायरेसी से मुक्त होने के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंपीरियल मुगल गवर्नमेंट और पुर्तगालियों के बीच में हुआ, जिसमें 1613 में पुर्तगालियों ने मुगल बादशाह जहांगीर को बहुत ऑफेंड किया। क्यों? क्योंकि जहांगीर की माता जी के लिए एक बहुत खास सामान जो है वो अरब से आ रहा था, और उस सामान को जो है वो पुर्तगालियों ने लूट लिया। लगभग 1 करोड़ रुपए का सामान था, वो पुर्तगालियों ने लूट लिया, और उससे जहांगीर जो है वो अब बरगला गया और अब वो बदला लेना चाहता था। ठीक है, और यहां पर जो है वो एक अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आमने सामने का शुरू हो गया मुगल्स और पुर्तगालियों के बीच में। यहां पर जहांगीर ने एक्शन भी उठाया, उसने अपने एक एबल कमांडर को डेप्यूट भी किया गुजरात की तरफ, लेकिन पुर्तगाली समंदर में स्ट्रांग थे और जो नेटिव्स हैं यानी कि मुगल्स जो हैं वो समंदर में वीक थे, तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए उनका। सो दैट मीन्स अब मुगल जो है वो वेट कर रहे थे, तुम कभी जमीन पे फंसो हमें, तुम कभी हमें जमीन पे मिलो तब देखेंगे तुम्हें हम। राइट, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, अब पुर्तगाली केवल पायरेसी ही नहीं करते थे, उसके अलावा एक और बहुत गलत वो बिजनेस कर रहे थे। लूट पार का तो बिजनेस था ही उनका, लेकिन वो क्रूअल स्लेव ट्रेडिंग का बिजनेस भी था। अब लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो फारसी हैं और तुर्की हैं वो अपने साथ स्लेव ट्रेडिंग का बिजनेस लाए थे। बच्चों और महिलाओं की भी ट्रेडिंग हुआ करती थी, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं हुआ करता था बच्चों का।
पुर्तगाली क्या कर रहे थे कि छोटे छोटे हिंदू और मुस्लिम बच्चों को, लड़का और लड़कियों को वो अगवा करवा लेते थे और फिर उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे और फिर उनको एज अ क्रिश्चियंस जो है वो मतलब ग्रो कर रहे थे। सो दैट मीन्स अगर वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो शुरू से ही बच्चों को कन्वर्ट कर, यानी कि अडल्ट्स को अगर वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्रिश्चियनिटी में, तो वो बच्चों को ही कन्वर्ट करके उनको एज अ क्रिश्चियन रेज अप कर रहे थे। तो ये बात भी मुगल्स को पसंद नहीं आई, खासकर तब जब यहां पर आप पॉइंट देखिएगा कि मुमताज महल की 2 स्लेव गर्ल्स को किडनैप कर लिया गया पुर्तगालियों द्वारा, और ये जो है वो सीधा मुगल इंपीरियल फोर्सेस को चैलेंज था, जिसमें मुगल फोर्सेस ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और हुगली जो कि एक पुर्तगीज सेटलमेंट थी उसको जून 24 1632 में कैप्चर करना शुरू किया और 3 महीने के अंदर हुगली को पूरा अपने कंट्रोल में ले आए अंग्रेज, और यानी कि बंगाल वाले क्षेत्र से उन्होंने आउस्ट किया पुर्तगालियों को कुछ समय के लिए, राइट। तो यहां पर ये हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। प्लस रिलीजियस वाला पॉलिसी तो मैंने आपको बताई, वो कन्वर्जन कर रहे हैं और मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी की तो पुरानी ही टक्कर है। तो जनरली जो मुगल्स की या भारत के अन्य जो मुस्लिम शासक हैं, चाहे वो बहमनी के हों या उसके अलावा गुजरात के हों या बंगाल के हों, यानी कि जो अफगान नोबिलिटी है बंगाल की, वो सब चिड़े हुए थे, वो सब पुर्तगालियों से ट्रेड नहीं करना चाहते थे। लेकिन पुर्तगालियों से ट्रेड वो क्यों कर रहे थे? जस्ट बिकॉज, क्योंकि जो समंदर है उसमें स्ट्रांग होल्ड थी पुर्तगालियों की। अब पुर्तगालियों को रिप्लेस किया अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई वो झगड़े की नीति। अंग्रेज हाथ जोड़ के जाते थे कि जनाब, और बिल्कुल पैरों में गिर जाते थे। अंग्रेजों की डिप्लोमेसी ऐसी थी कि हम पहले बहुत मीठा बोलेंगे, किलिंग विद काइंडनेस वाला उनका फंडा था कि हम बहुत इतना मीठा बोलेंगे कि आप घुल जाएंगे हमसे, और जब एक बार आप हमारे शिकंजे में फंस जाएंगे उसके बाद हम आपको पूरा का पूरा निचोड़ देंगे। अंग्रेज बहुत धीरे धीरे बढ़े। पुर्तगालियों की पॉलिसी ठीक थी लेकिन ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं थी, इसीलिए अंग्रेजों ने उनको बहुत ही जल्दी रिप्लेस कर दिया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिक्लाइन पुर्तगीज का। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि लोकल एडवांटेजेस गेन्ड बाय पुर्तगीज इन इंडिया। ठीक है, लोकल एडवांटेजेस क्या थी उनकी, कि जो वहां के नेटिव रूलर्स थे उनके पास अच्छी नेवी नहीं थी, उनके पास बारूद नहीं थे, गन्स नहीं थे, लेकिन पुर्तगालियों के साथ ट्रेड करते हुए वो भी धीरे धीरे उनके पास डेवलप होने लगा। दूसरी चीज, जो लोकल रूलर्स थे वो स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जब मुगल एम्पायर स्ट्रांग होता गया, बहमनी की जो छोटे छोटे किंगडम्स में टूटा, वो भी धीरे धीरे स्ट्रांग होते गए। विजयनगर भी जो धीरे धीरे स्ट्रांग होता गया, राइट। सो दैट, और उसके अलावा इजिप्ट और ईरान में भी जो है वो एम्पायर स्ट्रांग होते गए, फारसी एम्पायर भी। तो यहां पर ये जो एडवांटेज थी पुर्तगीज के पास की, जो नेटिव रूलर्स कमजोर हैं वो चली गई। दूसरी चीज, मराठों ने सैलेसेट और बेसिन उनसे 1739 में ले लिया। जैसे कि मैंने बोला ना, लोकल रूलर स्ट्रांग हो रहे हैं, तो मराठों ने सैलेसेट और बेसिन उनसे ले लिया 1739 में। जो पुर्तगीज की रिलीजियस पॉलिसी है, जैसे कि मैंने कहा कि वो जबरदस्ती धर्म कन्वर्ट कराना चाह रहे थे बच्चों से ही। सो जो भारत की नोबिलिटी है वो उनसे परेशान थी। भारत के जो ट्रेडर्स हैं वो केवल उनके साथ तब तक व्यापार करने के लिए तैयार थे जब तक उनके पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन अन्य यूरोपीय कंपनियों के आ जाने की वजह से अब उनके पास कंपल्शन नहीं है कि वो केवल पुर्तगालियों के साथ ट्रेड करें, क्योंकि अब वो अंग्रेजों के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं, फ्रेंच के साथ भी, डचेस के साथ भी, डेन्स के साथ भी। कुछ समय के लिए जर्मैनिक और स्विट्जरलैंड की ईस्ट इंडियन कंपनी भी भारत में आई, राइट। सो दैट मीन्स अब भारतीय रूलर्स के पास जो है वो अन्य ऑप्शंस हैं, वो पुर्तगीज क्रुएलिटी के आगे झुकना पसंद नहीं किया उन्होंने, राइट। नेक्स्ट चीज देखिए, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पुर्तगीज, और जो उनकी सी पायरेसी है, वायलेंस है उनका, और जो छोटी छोटी स्टेट्स को लूटने का काम था वो धीरे धीरे उनके हाथ से छूटता गया, राइट। जो मैंने सारे पॉइंट समझाए। उसके अलावा ब्राजील की डिस्कवरी जो उन्होंने कर ली, और जो खासकर जो साउथ अमेरिका की डिस्कवरी जो है वो स्पेन के द्वारा कर ली गई, और वहां पर जो नई कॉलोनीज एस्टेब्लिश होने लगी उसमें पुर्तगाल ने अपना हिस्सा ढूंढने की कोशिश करी, और उन्होंने अपने एफर्ट्स को वहां पर चैनलाइज कर दिया, तो भारत में वो कमजोर हो गए। क्यों चैनलाइज किया? क्योंकि भारत में अन्य कंपनियां आ गई थी और भारतीयों ने पुर्तगालियों के साथ बिजनेस करना धीरे धीरे बंद कर दिया था या कम कर दिया था। तो दैट मीन्स अब उन्होंने सोचा कि भारत में अब ट्रेड नहीं हो रहा, कहीं और चैनलाइज करते हैं, तो उन्होंने साउथ अमेरिका की तरफ अपनी जितनी भी शक्ति है उसको झोंकना शुरू कर दिया। लास्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने कहा ही कि उनकी जो नॉलेज थी कि सी राउट केवल उनको ही पता था,
वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया क्योंकि डच आ गए और उसके बाद अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों के बाद फ्रेंच आ गए। सो दैट मीन्स अन्य यूरोपियन शक्तियों को भी पता चल गया और वो जो उनके पास एक ही एलिमेंट था कि वही है अकेली यूरोपीय शक्ति। लेकिन जब डच और अंग्रेजों ने आकर बोला कि हम आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, खुल के ट्रेड करो, पुर्तगालियों को हम संभाल लेंगे, तब भारतीय शासकों ने सोचा कि ये तो अंग्रेजों के साथ ट्रेड करने में फायदा है, पुर्तगाली तो हमें जबरदस्ती धर्म भी परिवर्तन करवाने में लगे हुए हैं, हमारा धर्म भी संकट में है। जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में बोला था कि जो धर्म संकट में होना ये एक बहुत ज्यादा मोटिवेशन देने वाला कारण रहा है मेडिवल टाइम्स में, राइट। सो ये सब कारण रहे पुर्तगालियों के डिक्लाइन के। अंत में ये एक छोटा सा चार्ट है, यही सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। 1498 में वास्को डी गामा का अराइवल, 1403 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फोर्थ पोर्तुगीज फोर्ट कोचीन में 1503 में, 1505 में सेकंड पोर्तुगीज फोर्ट कन्नानौर में, 1509 में डिफीट ऑफ कंबाइंड फ्लीट ऑफ गुजरात, इजिप्ट एंड जमोरिन, राइट। सो ये सारे पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। 1510 में गोवा रिकवर किया, 1530 में डिक्लेरेशन ऑफ गोवा एज पोर्तुगीज कैपिटल, 1535 में दीव का सब्जुगेशन, दमन का कैप्चर। सो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अंत में हम देखते हैं एक मैप। इस मैप के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में एस्टेब्लिश्ड है जो पुर्तगीज पोर्ट्स हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे ऊपर से ही दीव, सूरत के बाद नीचे दमन, दादर, नगर हवेली, सेलेसिट, उसके बाद चौल, फिर गोवा, मैंगलोर, कन्नानौर, कैलिकट, उसके नीचे कोचीन, दूसरी साइड नागापट्टनम, पुलिकत, मसूलीपट्टनम, बंगाल में वहां पर हुगली और म्यांमार में चिट्टागोंग, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों साइड कंट्रोल किया पुर्तगालियों ने और काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो हैं वो इनके होल्ड में आ गए। लेकिन बंबई की, मैंने जैसे बोला ना कि अंग्रेजों की शक्ति जैसे बढ़ती गई, पुर्तगालियों ने धीरे धीरे अपनी शक्ति को चैनलाइज किया भारत से बाहर। तो जिस तरह बंबई जो है वो अंग्रेजों का स्ट्रांग होता गया, सूरत जो है वो अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया, सेलेसिट बसीन जो है वो पुर्तगालियों से छुड़वा लिए गए, प्लस वहां पर बे ऑफ बंगाल में कैलकाटा एस्टेब्लिश हो गया, फ्रेंच ने पौंडीचेरी एस्टेब्लिश कर लिया, उसके अलावा मद्रास एस्टेब्लिश कर लिया अंग्रेजों ने। तो जो पुर्तगालियों के पोर्ट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई, पुर्तगालियों से लोग ट्रेड भी नहीं करना चाहते थे, पुर्तगालियों का बिजनेस जो है वो इंडिया में ठप होने लगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट पोर्तुगीज ईस्ट इंडियन कंपनी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डच ईस्ट इंडियन कंपनी के बारे में समझते हैं कि वो डच ईस्ट इंडियन कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई, कब हुई और भारत के लिए क्या एस्पायरेशंस थे उनके। आइए देखते हैं। आइए अब शुरू करते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी नीदरलैंड में, एम्स्टरडैम में। और वहां की पार्लियामेंट यानी कि जो डचेस की पार्लियामेंट है उन्होंने उस समय मौजूद जितनी भी ट्रेडिंग कंपनियां थी, जो भी लॉन्ग डिस्टेंस सी राउट में ट्रेड करते थे, चाहे वो यूरोप में हो, अफ्रीका में हो, वहां पर जितने भी ट्रेडर्स थे उनकी बहुत सारी कंपनीज को मिलाकर उनकी इच्छा से एक सिंगल ट्रेडिंग कंपनी बना दी, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। उनकी मतलब अंग्रेजी में आम भाषा में ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, अदरवाइज VOC जो है वो उसका एक्रोनिम है उनके कंप्लीट नेम का। सो आप देख रहे हैं डच सेटलमेंट, भारत में पहला डच सेटलमेंट जो है वो मछलीपट्टनम में बना, जो कि आंध्र में है, 1605 में एस्टेब्लिश हुआ। अब भारत में क्या काम किया इन्होंने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पुर्तगालियों का जो ट्रेड का जो थ्योरी थी वो बहुत ज़्यादा दमनकारी थी और भारतीय परेशान थे उससे, तो भारतीयों को ऑल्टरनेटिव चाहिए था। तो वो ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया सबसे पहले किसने, डचेस ने प्रोवाइड किया वो ऑल्टरनेटिव, राइट। सो डचेस ने, दैट मीन्स पुर्तगालियों को आउस्ट करने का काम किया भारत में। तो वही उन्होंने किया, उन्होंने नागपट्टनम जो है वो 1659 में कैप्चर किया पुर्तगालियों से, जो कि मद्रास के नज़दीक है। उसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत में पुर्तगालियों की स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो जो कोरोमंडल कोस्ट है उस साइड से तो छीन ली। फिर उसके बाद उन्होंने सूरत में 1616 में, बिमलीपट्टनम में 1641 में, कराईकल में 1645, चिंसौरा में 1653, उसके अलावा बड़ा नगर, कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नागपट्टनम, कोचीन, मतलब हर जगह उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों को एस्टेब्लिश किया। इससे हमें यह पता चलता है कि किस तरह धीरे धीरे
भारत में एक्सपेंड कर रहे थे डच। और जिस तरह पुर्तगालियों के मॉडल पे उन्होंने काम किया कि पोर्ट सिटीज को कैप्चर करना है, मेनलैंड में जाने का कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम समंदर में जो है वो वर्सेटैलिटी दिखा सकते हैं। प्लस जो जो डचेज हैं उनके शिप्स जो हैं वो फ्लूट शिप्स के नाम से कहलाई गई, और वो छोटी थी, वजन में कम थी, और वो बड़ी भारी पुर्तगाली शिप से तेज मूव करती थी, राइट। तो उन फ्लूट शिप्स का एडवांटेज मिला। प्लस एक बेहतर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन लेके आए थे डचेज अपने साथ, एक बेहतर मॉनेटरी सिस्टम, एक बेहतर इकोनॉमिक सिस्टम लेकर आए थे। बैंकिंग सिस्टम क्योंकि नया नया डेवलप हो रहा था, शेयर मार्केट नया नया जो है वो स्टॉक एक्सचेंज नया नया डच में, यानी कि जो नीदरलैंड है वहां पर नया एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था, और उसी के माध्यम से भारत में जो है वो डेबिट क्रेडिट का सिस्टम वो लेकर आए। और आमतौर पर कहा जाए तो पोर्तुगीज से बेटर था इनका सिस्टम। ये ज्यादा सफिस्टिकेटेड लोग थे, पोर्तुगीज ज्यादा बारबेरिक थे, धर्म के नाम पर उन्होंने बहुत ज्यादा क्रूएलिटी दिखाई। ये रादर बहुत नीश और बहुत पॉलिटिकली करेक्ट तरीके से डील किया इन्होंने लोगों के साथ। तो जो भारतीय शासक हैं उन्होंने रेडीली पुर्तगालियों के बजाय डचेज का साथ देना शुरू किया ट्रेड में। उसके बाद इन्होंने पुर्तगालियों को हुगली से 1632 में भगाया, श्रीलंका से 1658 में। उसके अलावा जो इंडिगो का ट्रेड है, नील का ट्रेड है, ठीक है, अफीम का ट्रेड भारत से, उसके अलावा भारत से मसालों का ट्रेड, मुसलीपट्टनम से ये सब ट्रेड किया उन्होंने। अदर देन दैट द्रासपट्टम नाम का एक पोर्ट सिटी है, वहां से कपड़ों का ट्रेड किया। 1650 के दशक में कासिम बाजार में सिल्क के लिए उन्होंने सिल्क के प्रोसेसिंग के लिए उन्होंने अपनी खुद की जो है वो वहां पर मशीनरीज एस्टेब्लिश करनी शुरू करी। सो दैट मीन्स डचेस जो हैं वो धीरे धीरे अब पुर्तगालियों की जगह ले रहे हैं। सो पुर्तगालियों को रिप्लेस किया डचेस ने, डचेस को रिप्लेस करेंगे अंग्रेज। क्यों? क्योंकि इसी समय के दौरान 1605 में जो है वो पहली फैक्ट्री डचेस ने डाली, और 1613 में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने। सो दैट मीन्स इसी समय के दौरान अंग्रेज भी एक्टिव हो रहे हैं, और हमें यहां पर देखने को मिलती है एंग्लो डच राइवलरी। तो अंग्रेजों और डचों ने, यानी कि नीदरलैंड के या हॉलैंड के शासकों ने, हॉलैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले तो रिलेशन अच्छा बनाने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि यूरोप में उनके अच्छे सामरिक संबंध है, यूरोप में उनके मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी हैं, राइट। और उनकी पहले से पुरानी उनके राज परिवारों की फ्रेंडशिप्स थी। लेकिन ट्रेडर्स की तो नहीं है ना, ट्रेडर्स का तो काम है प्रॉफिट कमाना। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी को युद्ध करना, किला बनाना और गुलाम इकट्ठा करना और टेरिटोरियल एक्सपेंशन, यानी कि इस तरह की शक्तियां जो है वो डचेस को पहले मिली थी। डचेस को फॉलो करते हुए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अंग्रेजों ने इसी तरह की शक्तियां दी कि आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, आप हमें सालाना इतना जो है वो हमें हिस्सा दे दिया कीजिएगा, बाकी उसके अलावा आप युद्ध करें, आप संधि करें, आप टेरिटोरियल एक्सपेंशन करें, आप गुलाम रखें, ये सारी शक्तियां जो है वो आपको दी जाती हैं। सेम डचेस के पास भी थी, अंग्रेजों के पास भी थी। दैट मीन्स उनके ऊपर किसी भी तरह का ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल नहीं था इंग्लैंड से। कुछ हद तक था भी, क्योंकि वो अल्टीमेटली थे तो क्राउन के कंट्रोल में ही, लेकिन बहुत मैक्सिमम हद तक उनके पास ऑटोनॉमिनिटी थी। सो दैट मीन्स भारत में वो क्या कर रहे हैं और इंग्लैंड और यूरोप में उनकी क्या रिश्तेदारी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भारत में वो लोग लड़े, कुछ समय तक अच्छे रिलेशन बने रहे, लेकिन 1623 में डचेज ने 10 इंग्लिश मैन को मार दिया इंडोनेशिया में, जिस चीज को बहाना बनाकर अंग्रेजों ने डचों के खिलाफ युद्ध छेड़ा और कई जगहों पर उनके युद्ध हुए। फाइनली 1759 में बदेरा में जो डिसिसिव फाइट हुई आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, अंग्रेज जो हैं वो बहुत स्ट्रांग थे और बहुत मोटिवेटेड थे। दक्षिण में कर्नाटक में उन्होंने फ्रेंच को हराया था, धीरे धीरे बहुत सारी पोस्ट जो है उन्होंने डचेस की छीन ली थी, लेकिन बदेरा में जो है वो पोस्ट वहां पर डचेस की मौजूद थी, वहां पर डचेस को उन्होंने हराया। क्यों? क्योंकि वहां पर डर था कि डच जो है वो बंगाल के नवाब का साथ दे रहे हैं। डचेस को उन्होंने फाइनली हराया, और फिर उसके बाद एक ट्रीटी जो है वो 1667 में 1759 के बाद, नॉट 1667, 1759 के बाद एक ट्रीटी जो है वो अंग्रेजों और डचेस के बीच में साइन हुई कि अंग्रेज जो हैं वो इंडोनेशिया के ट्रेड में दखल नहीं देंगे, और डचेस जो हैं वो भारत में जो अंग्रेजों का ट्रेड है उसमें कोई भी दखल नहीं देंगे। दैट मीन्स ना ही अंग्रेज इंडोनेशिया या अन्य जो स्पाइस आइलैंड है वहां पर पॉलिटिकल एक्सपेंशन करेंगे, और उसी तरह डच जो है वो भारत में पॉलिटिकल एक्सपेंशन नहीं करेंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग बन गई डच और इंग्लिश के बीच में। तो यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कि अंग्रेज जो है वो स्ट्रेटेजिक अलायंस किया उन्होंने डचेस के साथ, पोर्तुगीज के साथ किया उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस, कैथरीन बर्गेंजा की शादी की गई, राइट, और बॉम्बे जो है वो दहेज के तौर पे दिया गया।
सो यहां पर हमें यही देखना है कि किस तरह पुर्तगालियों को आउस्ट किया डचेस ने और डचेस को आउस्ट किया अंग्रेजों ने। सो नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी को। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। 31 दिसंबर 1600 क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक रॉयल चार्टर इशू किया, जिसके माध्यम से उन्होंने ईस्ट इंडियन कंपनी को एस्टेब्लिश किया और उसका शुरुआती नाम था, ईस्ट इंडियन कंपनी जो है वो नाम बाद में पड़ा, लेकिन शुरुआती नाम क्या था इनका, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। राइट, गवर्नर है, कंपनी है किसकी, मर्चेंट की। कहां के मर्चेंट हैं, लंदन के हैं। क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। कहां ट्रेड कर रहे हैं, ईस्ट इंडीज में। अब ये ईस्ट इंडीज का क्या फंडा है, ये बहुत रोचक फंडा है कि ईस्ट इंडीज और वेस्ट इंडीज क्या है। कोलंबस जब यूरोप से निकला तो वो भारत की खोज करने निकला था, लेकिन अटलांटिक सागर में वो रास्ता भटक गया और गलती से मिल गया उसे उत्तरी अमेरिका। वहां पहुंच के उसने, अब वो अपने क्रू को ये तो नहीं बोलेगा कि मैं गलत जगह ले आया हूं तुम्हें, तो उसने बोल दिया कि यही इंडिया है। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने एक्सप्लोर किया तो उन्हें पता चला कि ये तो कोई न्यू फाउंड लैंड है या कोई एक न्यू वर्ल्ड हमें मिल गया है। लेकिन उसने शुरू में इंडिया उसको बोल दिया था और काफी लोगों में ये बात फैल गई थी कि यही इंडिया है, तो उसको इंडिया माना जाने लगा। लेकिन जब 1498 में वास्को डी गामा ने एक्चुअल इंडिया ढूंढा तो वो ईस्ट इंडीज कहलाया, और जो उनको पुराना जो मतलब जो नॉर्थ अमेरिका जो मिला था उसको उन्होंने वेस्ट इंडिया कहा या वेस्ट इंडीज रीजन कहा। राइट, तो इस तरह वेस्ट इंडीज और ईस्ट इंडीज का फंडा बटा हुआ है। कोलंबस की गलती की वजह से कोलंबस जो रास्ता भटक गया था, 1494 में पहुंचा था कोलंबस उत्तरी अमेरिका। तो यहां पर ईस्ट इंडीज कंपनी एस्टेब्लिश की गई, ये पूरा नाम आपने पढ़ा। कैप्टन हॉकिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया ही, जहांगीर के कोर्ट में अप्रैल 1609 में आया। सूरत वो 1608 में पहुंचा था। 1613 में पहली फैक्ट्री सूरत में एस्टेब्लिश की गई थॉमस एल्डवर्थ के अंडर। 1615 में सर थॉमस रो जो है वो अंग्रेजी शासक जेम्स वन का लेटर लेके जहांगीर के कोर्ट में आए। पहले जो कैप्टन हॉकिंग्स आए थे वो कौन थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम थे, लेकिन जेम्स वन ने अपने खुद के जो है वो बंदे को भेजा। मैंने क्या बोला आपको, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ट्रेडिंग कंपनी है, वो एक प्राइवेट कंपनी थी। दूसरी बार थॉमस रो जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल आया, डायरेक्ट क्राउन के द्वारा भेजा गया, जेम्स वन ने भेजा उसे। और जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि पुर्तगालियों ने थोड़ी समस्या दी थी और जहांगीर का पूरी तरीके से रवैया नहीं था इस तरह का कि वो अंग्रेजों को सेटल करने देंगे बिजनेस, है ना, पूरा खुल के साथ नहीं दे रहे थे अंग्रेजों का पुर्तगालियों के खिलाफ, क्योंकि जहांगीर भी अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि पूरी तरह पुर्तगालियों का साथ दें या अंग्रेजों का दें। तो यहां पर जेम्स वन ने एक रिमाइंडर के तौर पे थॉमस रो को भेजा कि अगर आप हमारा साथ नहीं देते हैं तो पुर्तगालियों को तो हम समंदरों से खदेड़ेंगे ही, आपको हम उसके बाद ट्रेड नहीं करने देंगे। तो ये थोड़ी सी धमकी थी। तो ये धमकी जो है वो जहांगीर बहुत अच्छे से समझा, ये धमकी अकबर भी बहुत अच्छे से समझा था। अकबर को भी पता था कि पुर्तगीज जो है वो समंदर में ट्रेड नहीं करने देंगे, उसी तरह जहांगीर को भी पता था कि अंग्रेज जो है वो समंदर में ट्रेड नहीं करने देंगे। तो अंग्रेजों का साथ देना जहांगीर ने सही समझा, इसीलिए पुर्तगालियों से जहांगीर का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो गया। आगे देखते हैं। उसके अलावा मुसलीपट्टनम में अंग्रेजों ने 1616 में पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी। 1639 में मद्रास के राजा द्वारा मद्रास के पट्टनम को, यानी मद्रास के पोर्ट को, मद्रास पट्टनम पूरा नाम था, उसको अंग्रेजों ने केवल छोटा करके मद्रास शब्द यूज किया। पट्टनम शब्द का मतलब होता है पोर्ट। सो मद्रास के पट्टनम को लीज पर लिया। उसके अलावा बॉम्बे जो है वो, जैसे कि मैंने कहा कि किंग चार्ल्स सेकंड को गिफ्ट किया गया पुर्तगाल के शासक द्वारा, जब पुर्तगाल के शासक ने अपनी बहन कैथरीन बरगेंजा की शादी करी 1662 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको बोला ना, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के साथ बनाया मैट्रिमोनियल अलायंस। क्यों? क्योंकि पुर्तगालियों की शक्ति कम हो गई थी, अब पुर्तगालियों को ट्रेड भी करना था। राइट, डचेस के आ जाने की वजह से पुर्तगालियों के हाथ से ट्रेड निकल गया था। अब पुर्तगालियों को भारत में ट्रेड करना था, प्लस वो पुर्तगाली ब्राजील में बिजी थे, तो वो भारत से भी उनको मुनाफा आता रहे, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों से मैट्रिमोनियल अलायंस बना दिया। या दूसरी तरफ से बोला जाए तो अंग्रेजों को बंबई चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। राइट, और अंग्रेजों को पुर्तगालियों के पुराने पोर्ट चाहिए थे। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली तो वहां पर मुनाफा नहीं कमा पा रहे थे, अंग्रेजों को पता था कि वो कमा लेंगे, तो उन्होंने पुर्तगालियों से मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया। तो ये एक दोनों साइड से, दोनों पक्षों से जो है वो दोनों पक्षों के फायदे की डील थी। कैथरीन बरगेंजा का इस्तेमाल किया गया। देखिए,
इसी तरह महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता रहा है समाज में, इसीलिए महिलाओं की स्थिति जो है बिगड़ती गई, ताकि महिलाओं का इस्तेमाल किया जाए इस तरह की बिजनेस डील करने के लिए। तो यह बहुत गलत रीति रही है एरिस्टोक्रेसी के दौरान, एरिस्टोक्रेसी का जो काल था उसके दौरान। खैर, यहां पर 1662 में बॉम्बे मिल गया अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने यानी कि किंग ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, या उस समय की जो अंग्रेजी की ट्रेडिंग कंपनी है, 1668 में 1668 में 10 पाउंड की एनुअल पेमेंट पर बॉम्बे की लीज दे दी। उसके बाद बॉम्बे को हेडक्वार्टर बना दिया गया 1687 में। सूरत से उठा के अंग्रेजों ने हेडक्वार्टर जो है वो बॉम्बे में लाया। क्यों? क्योंकि बॉम्बे भी एक नेचुरल पोर्ट है। जिस तरह गोवा एक नेचुरल पोर्ट है, उस तरह बॉम्बे भी एक नेचुरल पोर्ट है। और बॉम्बे की स्ट्रेटेजिक पोजीशन बेटर है एज कंपेयर टू सूरत, क्योंकि सूरत जो है वो आप देखेंगे कि कैम्बे में है थोड़ी सी, राइट, और बॉम्बे जो है वो थोड़ा सा बाहर है, सामने है। तो बॉम्बे के लिए बेटर पोजीशन थी, इसलिए सूरत से, प्लस सूरत में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर डच भी हैं, वहाँ पर जो नेटिव राजा हैं वो, नेटिव जो शासक हैं वो भी, उसके अलावा वहाँ पर अरब भी हैं, ठीक है। पुर्तगालियों से कोई पंगा नहीं ले रहा था, तो इसलिए बॉम्बे जो है वो आइसोलेटेड था, इसलिए बॉम्बे जो है वो लेना अंग्रेजों ने सही समझा, ठीक है। तो यहाँ पर बॉम्बे मिल गया अंग्रेजों को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं कि गोल्डन फरमान जारी हुआ। गोलकोंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 1632 में एक गोल्डन फरमान जारी किया। गोल्डन फरमान इसलिए कहा गया क्योंकि ट्रेडिंग राइट दिए गए गोलकोंडा के शासक द्वारा अंग्रेजों को कि तो खुल के फ्री ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ब्रिटिश मर्चेंट फ्रांसिस डे 1639 में उन्होंने एक परमिशन प्राप्त करी, चंद्रगिरी के रूलर से परमिशन प्राप्त करी कि वो मद्रास को फोर्टिफाई कर सकते हैं। अब ये फोर्टिफिकेशन वाला फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। वही फोर्टिफिकेशन बाद में फोर्ट जॉर्ज के नाम से जानी गई। फोर्टिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि अंग्रेजों को अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, और अंग्रेजों को पता है कि एक ना एक समय ऐसा आएगा कि जब हमें लड़ना पड़ेगा। तो किला जो है वो एक वॉर मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। किला जो है वो एक लास्ट स्टैंड की तरह यूज किया जाता है। किले की एक बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती है वॉरफेयर में। तो जो मिडिवल पीरियड में यूरोप से ही वो किले के बारे में अच्छी नॉलेज थी उन्हें। भारतीयों को भी किले के बारे में बहुत बेहतरीन नॉलेज थी, लेकिन भारतीयों से बेटर नॉलेज थी यूरोपियों के पास। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है वो ज्यादा वॉरफेयर में एंगेज रहे हैं, वो एज कंपेयर टू इंडियंस ज्यादा वॉरफेयर में एंगेज रहे हैं यूरोपीय। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पिछले सेशन में आपको बताया भी है कि भारत के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इसीलिए भारत में इतने सारे लोग जो है वो चले आए हैं। इसीलिए भारत के लोगों ने कभी बाहर किसी को आक्रमण करने की कोशिश नहीं करी। क्यों? क्योंकि भारत में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भारत की भूमि बहुत कुछ प्रोवाइड कर देती है। लेकिन यूरोप में वहां पर 8 महीने सर्दी रहती है, मौसम बहुत कठोर है, अनाज कुछ लगता नहीं, जानवर कुछ होते नहीं, ज्यादा जानवर नहीं होते, मतलब मीट पे भी वो डिपेंडेंट रह सकते हैं, बट उतना कुछ वैरायटी ऑफ जानवर भी नहीं मिलते वहां, राइट, मौसम ठंडा होने की वजह से। इस वजह से वहां पर लड़ाइयां बहुत, क्लैशेस बहुत चली है वहां पे, राइट, रिसोर्सेज की कमी की वजह से ऑब्वियसली क्लैशेस बहुत है। ये रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से ही उनको इन्वेंशन करने की मोटिवेशन भी मिलती है। इसीलिए ज्यादा जल्दी और ज्यादा बेहतर इन्वेंशंस हमें यूरोप में देखने को मिले, जिसकी वजह से वो वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले आया, जिसकी वजह से वहां पर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है पहले एस्टेब्लिश हुई और वही वर्ल्ड डोमिनेट कर सके। खैर, अब वो धीरे धीरे बदल जाएगा, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि उन्होंने फैक्ट्रीज जो है वो स्टार्ट करी हरिहरपुर और महानदी डेल्टा बालासोर में। उसके अलावा शाहजहां के लड़के, ये शाह शुजा वही हैं जो औरंगजेब से लड़े थे। शाह शुजा ने, जो कि उस समय गवर्नर थे बंगाल के, 1651 में बंगाल में ट्रेड करने की अनुमति दी 3000 की पेमेंट पे। उसके अलावा बंगाल में ट्रेड करने की अनुमति प्लस फैक्ट्रियां डालने की अनुमति दी। तो अंग्रेजों ने फैक्ट्रियां डालनी शुरू करी। 1651 में उन्होंने हुगली में फैक्ट्री डाली, कासिम बाजार, पटना और राजमहल में। इनफैक्ट पटना में पहले भी थी, जगह जगह पर उन्होंने, जब थॉमस रो आए थे तभी से ही इन छोटी छोटी जगहों पर फैक्ट्रियां तो थी, लेकिन उनका फोर्टिफिकेशन करने का जो प्रॉपर उनको आदेश मिले हैं यहां पर बंगाल के नवाब से, उसके बाद यहां पर इन सब एरियाज में फोर्टिफिकेशन हुई है।
हुगली को सैक किया गया मुगल्स द्वारा 1686 में। क्यों? क्योंकि अब अंग्रेजों ने मुगल्स को डिफाई करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था कि अंग्रेजों ने वेट किया 1639 का, लेकिन उससे पहले एक बार अटैक करके देखा उन्होंने, 1682 में कोशिश करी, राइट, अंग्रेजों को तंग करने की, लेकिन अंग्रेजों ने मुगल्स को तंग करने की, लेकिन मुगल्स जमीन पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे उस समय। औरंगजेब बहुत स्ट्रांग था और बंगाल के पास इतना पैसा था कि अगर दिल्ली से सेना ना भी आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 1686 में मुगल्स ने हुगली को सैक किया, हुगली को अपनी चपेट में लिया। इंग्लिश ने, मतलब अंग्रेजों ने फिर जवाब देते हुए थाना और फिर उसके बाद मिदनापुर और बालासोर में मुगल फोर्टिफिकेशंस को कैप्चर किया। लेकिन मुगल्स ने फिर धीरे धीरे इन सारे एरिया से अंग्रेजों को भगाया और काफी समय तक एग्जाइल्ड रहे अंग्रेज। एक ऐसे द्वीप में जाकर उन्हें रहना पड़ा जहां पर बहुत सारी बीमारियां थी और बहुत बीमार पड़ गए अंग्रेज उससे। एक तो मैंने आपको वैसे ही बताया था कि यूरोपीय जो है वो भारतीय कंडीशन में नहीं रह पाते हैं, प्लस उस आइलैंड पे बहुत बीमारियां फैली हुई थी, अंग्रेज बहुत बीमार हो गए, पैरों में गिर गए और फिर औरंगजेब के पैरों में गिर गए। औरंगजेब ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुम ट्रेड कर लो। फिर धीरे धीरे फैक्ट्रियां अंग्रेजों ने एस्टेब्लिश करनी शुरू करी। तो ये नीति थी अंग्रेजों की, जब पैरों में गिरना पड़ता था वो पैरों में गिर जाते थे, जब आंखें दिखानी पड़ती थी तो वो आंखें भी दिखा देते। सो दिस वाज देयर, उनकी ये स्ट्रेटजी थी। अच्छा जी, उसके बाद हम यहां पर देख पा रहे हैं 1698 में उनको परमिशन मिल गई, 3 गांवों की जमींदारी मिल गई, सुतनती, गोविंदपुर और कलीकत। काली घाट इसका नाम था, उसके बाद कलीकत पड़ा। फिर बाद में अंग्रेजों ने यहां पर जो फोर्टिफिकेशन करी है 1700 में, उसको उन्होंने कहा फोर्ट विलियम्स। और फिर यहां पर धीरे धीरे उस फोर्ट विलियम्स के अराउंड जो है वो कैलकाटा उनकी एक मतलब स्ट्रेंथ की पोजीशन बनने लगी ईस्ट में। एंड फाइनली जो फोर्ट विलियम्स है जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी की कैपिटल वहां पर एस्टेब्लिश हुई, कैलकाटा में, राइट। इन्हीं 3 गांवों की वजह से कैलकाटा एस्टेब्लिश हुआ था और वो फिर ईस्ट में प्रेसिडेंसी बनी। उसी तरह जैसे मैंने बोला बॉम्बे, तो बॉम्बे जो है वो फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी की कैपिटल बनी, राइट। दक्षिण में मद्रास को फोर्टिफाइड किया उन्होंने, तो मद्रास जो है वो दक्षिण भारत में मतलब पूरा प्रेसिडेंसी बनी। सो मद्रास प्रेसिडेंसी, ईस्ट में बंगाल प्रेसिडेंसी और वेस्ट में बॉम्बे प्रेसिडेंसी। आइए आगे देखते हैं फारूक सियार का क्या फरमान था अंग्रेजों के लिए। तो 1717 में मुगल एम्परर फारूक सियार ने एक फरमान जारी किया अंग्रेजों के लिए, जिसको कहा गया अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जिसमें इसने प्रिविलेजेस दी कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में ट्रेड करने की। अब प्रिविलेजेस क्या थी, आइए पॉइंट दर पॉइंट देखते हैं। बंगाल में कंपनी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से एक्सेम्प्ट किया गया। अगर वो 3000 रुपए की एनुअल पेमेंट दे दे तो वो बंगाल के एरिया में कितना भी इंपोर्ट और कितना भी एक्सपोर्ट करें। तो मैंने आपको बताया था कि मुगल्स जो हैं वो दस्तक बांटते थे, यानी कि ट्रेडिंग लाइसेंस बांटते थे। क्यों? क्योंकि ट्रेड जो है वो बंगाल से बहुत होता था, तो जिसको भी ट्रेड करना है उसको दस्तक खरीदनी पड़ती थी। तो अंग्रेजों को क्या स्पेशल प्रोविजन दिया गया कि 3000 रुपए सालाना दो और जितना मर्जी ट्रेड करना है करो। तो ये तो बहुत सस्ता पड़ा अंग्रेजों के लिए, पहली चीज। दूसरा पॉइंट देखेंगे आप, कंपनी को परमिट दिया गया कि इस दस्तक को, ये जो दस्तक आपको मिली है 3000 रुपए में, उस दस्तक को वो आगे बेचें। उसके अलावा कंपनी को बोला गया, कंपनी को ये छूट दी गई कि वो कलकत्ता के आसपास और लैंड एक्वायर कर सकते हैं ताकि वो फोर्ट विलियम्स को एक्सपेंड करें। और कलकत्ता में, इसी वजह से कलकत्ता में धीरे धीरे जो है वो प्रेसिडेंसी एस्टेब्लिश हो सकी, क्योंकि कलकत्ता में उन्होंने बहुत सारा लैंड एक्वायर किया और वहां पर अपना जो है वो एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करने के लिए अपनी गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग्स जो है वो वहां पर धीरे धीरे बनाते गए, सच एज सुप्रीम कोर्ट जैसे बनी थी, राइट। अच्छा जी, उसके बाद आप देखेंगे हैदराबाद। इन हैदराबाद कंपनी रिटेन इट्स एक्सिस्टिंग प्रिविलेज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ड्यूटीज इन ट्रेड एंड हैड टू पे प्रिवेलिंग रेंट ऑफ ओनली फॉर मद्रास। तो हैदराबाद में ट्रेड कर सकते हैं, मद्रास में उनको रेंट देना पड़ेगा, राइट। क्योंकि हैदराबाद जो है वो निजाम के कंट्रोल में है। मैंने आपको बताया था मद्रास जो है वो कर्नाटक के नवाब के कंट्रोल में है, तो कर्नाटक के नवाब को उनको नजराना देना पड़ता है और हैदराबाद में उनको फ्री ट्रेड मिल गई क्योंकि फारूक सियार ने अपने एंड से दिया था। तो यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि हैदराबाद पे फारूक सियार का कंट्रोल है। फारूक सियार हैदराबाद को ऑर्डर दे सकता है, कर्नाटक को ऑर्डर नहीं दे सकता, राइट। आगे देखिए, उसके अलावा सूरत में एनुअल पेमेंट 10,000 पे ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेड, ड्यूटी फ्री ट्रेड।
बंगाल में 3,000 रुपए में, सूरत में 10,000 रुपए में। 10,000 तो अंग्रेजों के लिए कुछ भी नहीं था। 10,000 तो अंग्रेज एक एक दिन में एक छोटी सी डील से कमा लेते थे, साल भर के लिए फ्री ट्रेड, तो बहुत खुला पैसा कमाया। ये जो फरमान दिया फारुखसियार ने, इसका बहुत गलत फायदा उठाया अंग्रेजों ने, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये बहुत सस्ते में दे दिया था फारुखसियार ने, और जो ट्रेड की दस्तक थी, उससे जो मॉनेटरी इकट्ठा होती थी अंग्रेजों के लिए, वो बहुत बड़ी बात थी। प्लस जो दस्तक महंगी है, यानी ट्रेड पे जो टोल महंगा है, इस वजह से ट्रेड कंट्रोल्ड भी रहता था। अब ट्रेड अंग्रेजों के लिए इतना सस्ता हो गया, इसलिए वो खुल के ट्रेड कर सकते हैं, और बाकियों के लिए ट्रेड महंगा था, तो बाकी नहीं कर सकते थे इतना ट्रेड। तो मैंने आपको बताया ना किस तरह अंग्रेज जो है वो मोनोपोलाइज कर रहे थे, भारतीयों से सामान सस्ते में खरीद। अब भारतीय जो है वो ट्रेड जो दस्तक है वो बार बार नहीं खरीद सकते साल में, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अंग्रेजों का सामान बेच दे रहे हैं, ठीक है, और अंग्रेज फिर उनसे सस्ते में सामान खरीद के एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के पास अनलिमिटेड एक्सपोर्ट करने का परमिट है, भारतीयों के पास अनलिमिटेड एक्सपोर्ट करने का परमिट नहीं है, इसलिए वो अंग्रेजों को सामान दें, ये भारतीयों के लिए बेटर पड़ जा रहा है, राइट। सो ये हमने समझा। उसके बाद कंपनी को बंबई से सिक्के छापने की अनुमति मिली, और वो पूरे के पूरे मुगल एम्पायर में वैलिड थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था फारुखसियार के फरमान में, कि कंपनी जो है वो बंबई से सिक्के छाप सकती थी अब अपने क्वीन के नाम पे। तो यस, अपने क्वीन के नाम पे या अपने किंग के नाम पे सिल्वर के सिक्के छाप सकती थी, और वो मुगल कॉइन्स के बराबर उनकी कीमत रहेगी। वजन जो है वो उन्हें मुगल कॉइन्स के बराबर रखना पड़ेगा, लेकिन वो अपने एम्परर या एम्प्रेस के सिक्के जो हैं वो प्रिंट कर सकते हैं। ये छूट फारुखसियार ने दी अंग्रेजों को। अब इसके बाद एक मैप के माध्यम से यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे एक्सपेंशन है अंग्रेजों का। तो मैंने आपको बताया ही, बंगाल, बिहार, फिर अवध को उन्होंने क्या रखा, अवध को बफर रखा। फिर नीचे उन्होंने देखिए सिरकार के बाद नीचे मद्रास, यहां पर ये सारे पोर्ट सिटीज इस मैप में लिखे हुए हैं। तो इस मैप को आप अच्छे से देखिएगा, इस पूरे के पूरे मैप में जो है वो सारी छोटी छोटी रियासतों का नाम भी दिया हुआ है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस मैप में। ये था हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन। अब देखते हैं कि फ्रेंच किस तरह आए भारत में, और फ्रेंच लोगों ने कैसे एक्सपेंड किया भारत में। आइए वो समझते हैं। आइए अब समझते हैं कि फ्रेंच ने कैसे विस्तार किया भारत में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि लुई 14 के किंगडम में उसका मिनिस्टर था कोलबर्ट, जिसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया। काफी फेमस मिनिस्टर था कोलबर्ट। उसके बाद 1667 में फ्रेंकोइस कैरन नाम का एक फ्रेंच अधिकारी जो कि भारत के एक्सपीडिशन में आया, और पहली फैक्ट्री जो है वो कहां डाली फ्रेंच ने, सूरत में। तो यहां पर आप समझ पा रहे हैं दैट सूरत इज ओपन टू मेनी, सूरत बहुत लोगों के लिए खुला है। क्यों खुला है सूरत? क्योंकि सूरत जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट है, इसीलिए सूरत में जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वहां के जो शासक हैं, वो लड़ने झगड़ने नहीं देते आपस में। प्लस बाकी सभी ईस्ट इंडियन कंपनीज भी समझती हैं कि सूरत से सबको बिजनेस मिल रहा है, तो यहां पर युद्ध करना जो है वो बिजनेस के लिए हमेशा बुरा होता है, इसलिए सूरत के क्षेत्र को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा। फ्रेंच फैक्ट्री उसके बाद मछलीपट्टनम में डली 1669 में, गोलकोंडा के सुल्तान से परमिशन के बाद। उसके बाद 1673 में फ्रेंच ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम शाइस्ता खान, मुगल सूबेदार था बंगाल का, और चंदनगर कलकत्ता के नज़दीक जो है वो वहाँ पर उन्होंने एस्टेब्लिश करी अपनी एक फैक्ट्री। उसके बाद लाइन से उन्होंने पौंडीचेरी, यनाम, माहे, कराईकल, यानी कि जो पश्चिमी घाट है उस पर तो पुर्तगालियों ने और उस पर अंग्रेजों ने जो है वो अपना कंट्रोल पहले से जमाया हुआ है। सो दैट मीन्स अब जो पूर्वी घाट है वो बच जाते हैं फ्रेंच के लिए। तो पूर्वी घाट को जो है वो उनका हेडक्वार्टर भी कहाँ था, पौंडीचेरी में। वो कहाँ है, पूर्वी घाट में। अंग्रेजों के 3 हेडक्वार्टर थे, 3 प्रेसिडेंसीज अलग अलग, उनके 3 अलग अलग हेडक्वार्टर। तो अंग्रेजों का एक्सपेंशन एज कंपेयर टू फ्रेंच जो है वो बड़ा था। उसके अलावा डचों ने एक बार पौंडीचेरी कैप्चर किया, लेकिन फ्रेंच लोगों ने उनसे वो वापस रिस्टोर कर लिया। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अंग्रेजों को सोल जो है वो यहाँ पर रूलर बनना था भारत पे, राइट। सो दैट मीन्स उनको अन्य यूरोपियंस को बाहर निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया, डचेस के साथ उन्होंने क्या किया, स्ट्रेटेजिक अलायंस। वैसे तो उन्होंने 1759 में फाइनली उनको बेदरा में हराया, लेकिन बहुत समय से उनके साथ डचों के साथ उनकी झड़प चलती आ रही थी। लेकिन डचेस का जो उनका फोकस था वो स्पाइस आइलैंड में था, वो वहां से ट्रेड ज्यादा करते थे डचेस के पास। उसके अलावा अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में भी कॉलोनीज थी,
लेकिन उनका इंटरेस्ट इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों से कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किया और अंग्रेज़ों से एक ट्रीटी कर ली कि साउथ ईस्ट एशिया में अंग्रेज़ नहीं एक्सपेंड करेंगे और भारत में जो है वो डच नहीं एक्सपेंड करेंगे। सो ये था स्ट्रेटेजिक अलायंस। पुर्तगालियों के साथ मैंने आपको बोला, पुर्तगाली जो है वो इनफेमस हो गए थे भारत में, नेफोरियस हो गए थे, नोटोरियस हो गए थे। भारतीय उनसे जो है वो नहीं करना चाहते थे ट्रेड, इसलिए डचेज ने उनको रिप्लेस भी किया। तो पुर्तगाली भारत से जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया अंग्रेजों से, ताकि जो पीछे पुर्तगाली फैक्ट्रियां रह जाएं वहां पर अंग्रेजों के माध्यम से उनको बिजनेस मिलता रहे। प्लस जो जितनी भी पुर्तगाली पोर्ट्स हैं उस पे पुर्तगाली ठीक से ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हटाने के लिए उनसे मैट्रिमोनियल अलायंस क्रिएट किया। अंत में बचते हैं फ्रेंच। फ्रेंच एक ऐसी यूरोपियन शक्ति थी अंग्रेजों के अलावा, यानी इंग्लिश लोगों के अलावा, जो कि बहुत, पहली बात तो बहुत ज़्यादा शक्तिमान थी, क्योंकि जो मेनलैंड फ्रेंच है उसमें सबसे ज़्यादा पावर जो है वो धीरे धीरे हमें देखने को मिली नेपोलियन के टाइम पे, कि फ्रेंच के पास आई और फिर वो धीरे धीरे शक्ति जो है वो ऑस्ट्रिया जर्मनी के पास, फिर वो रशिया के पास ट्रांसफर हुई, राइट। सो जो मेनलैंड, जो जिस समय ये कॉलोनिस्ट अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे, पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे थे, फ्रेंच जो है वो एक बड़ी शक्ति उभरने में थोड़ा समय लगाया उसने। लेकिन फ्रेंच जब भारत आया तो अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी समस्या फ्रेंच था। प्लस दूसरी बात ये कि यूरोप से ही अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो भारत में फ्रेंच को निकालने के लिए अंग्रेजों ने रास्ता चुना युद्ध का, जिसके नतीजतन हमें एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल देखने को मिलता है, जो कि कार्नेटिक वॉर्स कहलाता है। और वो 3 कार्नेटिक वॉर्स हम पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो सेशन अभी तक नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टडी IQ के चैनल पर जाइएगा और उस लेक्चर को ढूंढिए मेरे, और उसको पढ़िए। वहां से 3 कार्नेटिक वॉर मैंने बहुत डिटेल में समझाई है। आगे देखिए, अब इसके बाद फ्रेंच का एक मैप के माध्यम से मैं आपको दिखा देता हूं ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में। तो आप देख पा रहे हैं माहे जो है वो आपका कहाँ है, ईस्ट कोस्ट में, वेस्ट कोस्ट में। उसके अलावा कराईकल, पौंडीचेरी, यनाम, चंद्रनगर, ये सारे वेस्ट कोस्ट की साइड है, सॉरी ईस्ट कोस्ट की साइड है, यानी कि पूर्वी घाट की तरफ है। तो आप देख रहे हैं ज्यादा संख्या में पोर्ट्स कहाँ है, पूर्वी घाट की तरफ। जो पश्चिमी घाट है वहां पर फ्रेंच को इतनी जगह नहीं है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी पुर्तगीज हैं, अंग्रेज बैठे हुए हैं, राइट। तो फ्रेंच को वहां पर जगह नहीं है। प्लस डचेज भी जो है वो कुछ हद तक वहां पर ट्रेड कर ही रहे हैं। इसके बाद देखते हैं एक और ईस्ट इंडियन कंपनी जिसका नाम है डेन्स या डैनिश ईस्ट इंडियन कंपनी, या डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एस्टेब्लिश हुई थी 1616 में। 1620 में उन्होंने पहली फैक्ट्री तंजौर में लगाई। उसके बाद उनकी प्रिंसिपल सेटलमेंट है कैलकाटा के नजदीक सीरमपुर में। और डेनिश जो है वो भारत में ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाए अच्छे से, तो 1845 में उन्होंने अपनी वो फैक्ट्रियां जो ठीक कमाई नहीं कर रही थी वो अंग्रेज़ों को बेच दी और कुछ एक हद तक कंट्रोल रखा अपना। अदरवाइज उन्होंने कोई पॉलिटिकल उनका एस्पायरेशन नहीं था भारत में, क्योंकि भारत में ऑलरेडी बड़े बड़े दिग्गज बैठे थे। तो जो डेनमार्क की या डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका भारत में एक्सपेंड करने का कोई मतलब नहीं बनता था, और अन्य यूरोपीय शक्ति से उलझने का कोई मतलब नहीं बनता था उसका। इसलिए उन्होंने चुपचाप अपना बिजनेस किया। जब बिजनेस नहीं हो पाया तो अंग्रेजों को बेचा और चले गए। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह अंग्रेजों ने फ्रेंच, जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं डच, फ्रेंच और पुर्तगालियों को किस तरह हटाया। और फिर हमें इतिहास इतना तो हम सभी समझते हैं कि अंग्रेजों ने जो है वो पूरा पॉलिटिकल अधिकरण किया फिर भारत पर, राइट। अब हम यहां पर कारण देखते हैं कि ऐसे क्या कारण रहे, ये आप अंतिम स्लाइड में देख पा रहे हैं कि ऐसे क्या कारण रहे जिस वजह से अंग्रेज सक्सेसफुल रहे अन्य यूरोपियन शक्तियों के मुकाबले। तो यहां पर पहला पॉइंट देखिए, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनी। जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्राइवेट थी। पुर्तगीज और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों की दोनों स्टेट हेल्ड थी, सरकार द्वारा नियंत्रित थी। सो दैट मीन्स जो अल्टीमेट फैसले या जल्दी फैसले लेने की शक्ति जो है वो उन कंपनियों के पास नहीं थी। उनको पुर्तगाल या फ्रेंच से फैसला आने के लिए वेट करना पड़ता था। वहां पर अगर, यानी कि पुर्तगाल और फ्रेंच में भी मोनार्की थी, वहां पे अगर वो मोनार्क या उसके मिनिस्टर्स या अन्य जो डिपार्टमेंट के लोग हैं अगर वो रिश्वत खा लेते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां पर फैसला लेने में दिक्कत हो जाती है। इसीलिए हमने देखा कि डुप्ले को वापस बुलाया गया पुर्तगालियों के साथ। इसीलिए जो है वो अंग्रेज इतनी आसानी से मैट्रिमोनियल अलायंस क्रिएट करने में तैयार भी रहे। सो पुर्तगाली और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी। उनके पास ज्यादा डिस्क्रेशनरी शक्तियां थी, क्योंकि जो एलिजाबेथ फर्स्ट का जो चार्टर है उसमें उनको खुली छूट दी थी कि आप युद्ध कीजिए, संधि कीजिए, टेरिटोरियल एक्सपेंशन कीजिए, बंदी बनाइए, राइट। उनको पूरी छूट है, लेकिन आप हमें सालाना बस इतना रकम जो है वो पहुंचाते रहिएगा।
जबकि ऑन द कंट्ररी पुर्तगाली और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने मोनार्क या जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी थी अपने देश में उनसे इजाजत लेनी पड़ती थी काम करने के लिए, बड़ा फैसला लेने से पहले। सो इस तरह जो है वो जो कंपनी का स्ट्रक्चर है वो बेटर था, पहली चीज। दूसरी चीज, कंपनी जो है वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा कंट्रोल्ड थी। ईस्ट इंडियन, मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा कंट्रोल थी और वो हर साल चेंज हो जाते थे। और उनके जो मेंबर्स थे वो शेयर होल्डर्स थे। दैट मींस जो कंपनी में ज्यादा शेयर खरीद लेगा वो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर बन सकता है और वो अपने हिसाब से जो है वो उसका वोटिंग शक्ति मिल जाएगी उसे। सो दैट मींस यहां पर जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए शेयर होल्डर सारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। कोई भी उसको वापस खींचने के लिए नहीं कर रहा है। वो सारे शेयर होल्डर ये चाहते हैं, क्योंकि एक शेयर होल्डर का फायदा तभी है जब ओवरऑल कंपनी जो है वो फायदा करे, राइट। सो सभी शेयर होल्डर जो है वो तरक्की के लिए काम करते हैं कंपनी के लिए, कोई भी कंपनी की टांग खींचने के लिए काम नहीं करता। तो इसलिए, और बजाय के सरकारी डिपार्टमेंट में क्या होता है कि टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनको तो उनकी सैलरी मिल रही है, कंपनी ग्रो कर रही है नहीं कर रही है। पुर्तगाली और फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको क्या मैटर है उससे, राइट। जबकि एक स्टेक होल्डिंग के केस में आपके स्टेक्स को असर पड़ता है। अगर मान लीजिए घाटा हो गया, स्टॉक मार्केट ही तो है ये, अगर मान लीजिए घाटा हो गया तो आपको भी घाटा पड़ रहा है और सभी पार्टनर्स को घाटा हुआ है, राइट। सो दैट मीन्स सभी को फायदा हो, हर एक व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ता था। इसलिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी है वो एक बहुत ज्यादा संगठित तरीके से और ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के लिए हमेशा मुनाफा बना रहे, इसी तर्ज पे जो है वो काम करते थे। तो ये है पहला पॉइंट कि स्ट्रक्चर एंड नेचर जो है वो ट्रेडिंग कंपनी का बहुत बेहतर था ब्रिटिशर्स का। दूसरा, नेवल सुपीरियॉरिटी। ट्रफालगर में उन्होंने फ्रेंच को हराया। उसके अलावा उन्होंने बहुत आसानी से स्पेनिश आर्माडा को भी हराया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नेवी आई है, जनरली जो ब्रिटेन की रॉयल नेवी है वो बहुत स्ट्रेंथन है। उनके पास बोट्स बड़ी भी हैं और वो तेज भी हैं, उसमें वेल माउंटेड, उस पर आर्टिलरीज भी आ जाती हैं और गन्स भी आ जाती हैं, सैनिक भी उनके वेल डिसिप्लिन्ड है। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है मिलिट्री स्किल जो है वो, मिलिट्री स्किल और डिसिप्लिन बहुत ज़बरदस्त है। वो नेवल फोर्सेज में भी दिखा, वो ज़मीनी शक्तियों में भी दिखता था उनकी। सो दैट मीन्स मिलिट्री या नेवी के तौर पर अंग्रेज जो है वो बेटर तरह से तैयार थे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, जो कंपनी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, वो मुनाफा बहुत कमा रही है। अगर वो मुनाफा कमा रही है तो अपने सैनिकों का अच्छा ख्याल रख सकती है, अच्छे हथियार प्रोवाइड कर सकती है, अच्छी ट्रेनिंग दे सकती है उन्हें और अच्छी कंडीशन उन्हें रख सकती है। क्योंकि अगर सैनिक अच्छी कंडीशन में नहीं रहेंगे, सैनिक अच्छे डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो वो लड़ कैसे सकेंगे? तो ये जो बेसिक जो फंडे हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के बहुत क्लियर थे कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट रखना है और बहुत स्मूथ रखना है। ऐसा सिस्टम बनाना है कि कोई प्रॉब्लम ही ना हो, हमेशा तरक्की की तरफ जाएं। अपनी सेना, अपनी नेवी को हमेशा टॉप नॉच रखना है ताकि कोई हमसे भिड़ ही ना सके, राइट। उसके अलावा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, ग्लोरियस रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक में मैं लेके आऊंगा। उसमें आपको समझाऊंगा कि किस तरह ग्लोरियस रेवोल्यूशन ब्रिटेन में आया और बहुत कम खून बहाए और ना के बराबर खून बहाए जो है वो वहां पर रेवोल्यूशन आ गई। मोनार्क जो है वो भी शक्ति में रहे, लेकिन एक पार्लियामेंट भी शक्ति में आया, जिससे मोनार्क भी उनके बेवकूफ नहीं थे एज कंपेयर टू पुर्तगाली और खासकर फ्रेंच मोनार्क। और लुई 14 के बाद 15 और 16 जो है वो बहुत बेवकूफ जो रहे हैं, उस वजह से मोनार्क जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया उन्होंने, राइट। अंग्रेजों के जो मोनार्क हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट आएगा उनकी स्टेबल गवर्नमेंट है। ऑब्वियसली उनकी स्टेबल गवर्नमेंट है, जैसे कि मैंने बताया मोनार्क उनके समझदार हैं और साथ में उनकी जो काउंसिल है या उनकी जो पार्लियामेंट है वो बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। रिलीजन के पीछे उन्होंने ज्यादा धक्के नहीं खाए। वो जैसे कि फ्रेंच और खासकर पुर्तगाली जो है वो रिलीजन के लिए, डच और फ्रेंच ने भी बहुत ज्यादा क्रिश्चियनिटी को एक्सपेंड करने की कोशिश करी। अंग्रेजों ने इतना ज्यादा कुछ नहीं किया, मिशनरीज उन्होंने भेजे, लेकिन तब जब एक बार वो एस्टेब्लिश कर चुके थे उसके बाद उन्होंने मिशनरीज वाला काम करना शुरू किया। बहुत सोच समझ के आए थे अंग्रेज। पहले उन्होंने इकोनॉमिक अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई, फिर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बढ़ाई, फिर उन्होंने ये बाकी की सेकेंडरी चीजें करनी शुरू करी, जैसे एजुकेशनल रिफॉर्म लाए या उन्होंने जो है वो धर्म प्रचार किया 1813 के बाद, एजुकेशनल रिफॉर्म 1835 के बाद। लेकिन ये सब कब किया? जब उन्होंने एक सब्सटेंशियल हिस्सा भारतीय उपमहाद्वीप का जीत लिया। और अंत में आप पॉइंट देख पा रहे हैं कि डेप्थ मार्केटिंग का यूज करके। दैट मींस किसी एक राजा को पैसे दे दो उसकी मुश्किल के समय में, फिर वो बाद में आपको वापस नहीं कर सकता, उससे गिरवी रखवा लो कोई एक पोर्ट और वो पोर्ट आप अधिकृत कर लो। दैट मींस
जो नेटिव राज्य हैं उनको डेप्ट के चंगुल में फंसाओ, राइट। तो ये अंग्रेजों का बहुत बेहतरीन काम था और ये करते थे। सो दीज वर द पॉइंट्स जिसकी वजह से अंग्रेज जो है वो स्ट्रांग थे बाकियों के मुकाबले और फाइनली वही जीत कर उभरे। और सबसे जरूरी बात कि उनकी दूरदृष्टि, वो जो लंबा सोच के आए थे जो बाकी नहीं सोच पा रहे थे, क्योंकि अंग्रेज जो है ना उनके अंदर एक बहुत यूनिटी वाली भावना है, देश प्रेम बहुत ज्यादा है उनके अंदर, यूनिटी बहुत ज्यादा है। सो दैट मीन्स वो जो प्लान कर रहे हैं, अब मान लीजिए अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं तो आप अपने जीवन के लिए करेंगे, राइट। आप मर गए उसके बाद क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था अंग्रेजों का। अगर वो मर जाए उसके बाद भी उनकी लेगेसी चलती रहे। सो द लेगेसी वाला जो फंडा है वो काफी स्ट्रांग है उनके मन में, लेगेसी सेटअप करने वाला फंडा, राइट। सो ये आज के सेशन में हमने क्या समझा कि किस तरह यूरोपीय भारत आए, क्या एस्पायरेशंस लेकर आए, कौन कौन सी यूरोपीय शक्ति भारत आई, क्या क्या उनके बीच में कंपटीशन चला, कौन जीत कर उभरा, इन सारी चीजों को आज हमने समझा। सो अगर आप ये सेशन लास्ट तक देख चुके हैं तो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया है अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी आईक्यू की लर्निंग एप्लीकेशन पर एक स्मार्ट कोर्स, जिसमें 1300 से ज्यादा कोर्सेज हैं, डेली के क्विजेज हैं, उसके अलावा जो टॉप रैंक टीचर्स हैं उनसे आप डाउट सॉल्विंग करा सकते हो एंड मैनी मोर। तो अगर आप चाहते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो आपके लिए बहुत बेहतरीन वो सॉल्यूशन रहने वाला है। मेरा नाम है विशाल चौहान, मैं इसी तरह आपके लिए आगे बेहतरीन टॉपिक लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, टेक केयर।